जी, हमारा आज का जो टॉपिक है वो फोरियर सीरीज है। तो सबसे पहले साजिद स्टार्ट करेंगे, फोरियर सीरीज का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। और फोरियर सीरीज के लिए जो बुनियादी कंडीशंस हैं जिनको डिरिचलेट कंडीशंस कहते हैं, और फोरियर कोएफिशिएंट्स और फोरियर सीरीज में जो सिमेट्री का किरदार है उसके ऊपर बात करेंगे। तो साजिद, आप कर लें स्टार्ट। जी सर। हम लोग एक सीरीज पढ़ चुके हैं जिसे टेलर सीरीज कहते हैं, और सारे उसको फेमिलियर हैं उससे, किस तरह से लिखा जाता है। तो वो ऐसे फंक्शंस के लिए लिखी जाती थी जो कंटीन्यूअस होते थे और डिफरेंशिएबल होते थे। तो ये उसके लिए बेसिक कंडीशन होती थी। और वो भी इसी तरह थी जैसे, मतलब एक फोरियर सीरीज में हम कांस्टेंट्स होते हैं ए और बी। तो वहाँ पे कुछ मतलब A1 A2 A3 वगैरह की टर्म लिखी जाती थी। तो वहाँ पे क्योंकि जो हमारे जो मतलब जो बेसिस सेट थे वहाँ पे X1 X2 X3 वगैरह थे। तो उनके साथ जो कोफिशिएंट्स थे वो कैलकुलेट करना एक इजी वे था उसको कैलकुलेट करने का, कि हम फंक्शन को एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा उसको डेरिवेट करते थे तो हमें कॉन्स्टेंट्स मिल जाते थे रिस्पेक्टिवली A1 A2 A3 वगैरह। यार गाल सुन ला यार। यार मैं लेक्चर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है फोरियर सीरीज में भी इसी तरह गाल नहीं करनी, बेसिस सेट समझ हमें लगी चूज तेरे? करने हैं। जूम मीटिंग। तो जो बेसिस सेट किसी फंक्शन को ऐसे बेसिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो बेसिकली एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और दूसरा ऑर्थोगोनल हो। तो जो हम यहाँ चूज करेंगे वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो फोरियर सीरीज में हम जो जिन जिन दो फंक्शन को एज अ बेसिस लेते हैं वो एक साइन होता है और एक कॉज होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ये इसको मैं बोल्ड करके दिखा, ये वाला। यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये इस तरह से है कि A1 cos, लाइक ब्रैकेट में कुछ आएगा, और AN cos और BN cos आएगा, BN sin आएगा। तो इसमें जो n=0 वाली टर्म है उसको अलग किया है, तो एक ये टर्म बन गई है A नॉट जिसे कहते हैं। लेकिन अगर इसको आप बहुत ज़्यादा मतलब इजी करके लिखना चाहें तो कॉज और साइन में ही लिखा जा सकता है। तो इसकी मोटिवेशन जो है बेसिकली ये आया किस तरह से था, मैं वो आपको बता देता हूँ कि जितना मुझे पता है, फोरियर से पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई ऐसी सीरीज लिखी जा सकती है। फोरियर ने डिफ्यूजन इक्वेशन थी उसको नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन के साथ उसको जब सॉल्व किया, तो मतलब एक हीट का जो फ्लो है एक रॉड के अंदर उसने उसको स्टडी करना था। तो वो जो एक कॉम्प्लेक्स सी एक उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी, वो जब रिजल्ट उसके पास आते हैं तो वो कॉज और साइन में आते हैं। तो उसने उस चीज़ को सॉल्व करने के बाद जब आगे शायद पेश किसी को देना था या प्रेजेंट करना था, उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने काम किया और देखा कि बहुत सारे कोई भी फंक्शन होगा जो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा उसको इन टर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन लिखा जा सकता है, जिसे फोरियर सीरीज का नाम दिया गया। तो यहाँ पे हम उन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं जिनको जो किसी फंक्शन में जो किसी फंक्शन या लाइक जो फंक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं फोरियर सीरीज में, वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इन कंडीशंस को डिरिचलेट कंडीशन का है। जस्ट मैं रीड आउट करता हूँ और इनके थोड़ा थोड़ा फिजिकल क्या मीनिंग्स हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फोरियर सीरीज का तारुफ करवाते वक्त के मतलब टेलर सीरीज भी हमने देखी थी या जी मैक्लॉरन सीरीज को हमने पढ़ा था। तो टेलर सीरीज और फोरियर सीरीज में क्या बेसिक फर्क है? वो बेसिक फर्क ये है कि टेलर सीरीज जब हम एक्सपैंड करते हैं किसी फंक्शन को, फॉर एग्जांपल f(x+a) है, तो a के अराउंड जो है वो इस फंक्शन को हमने एक्सपैंड करना है। तो हम ये कंडीशन देखते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो। ये दो कंडीशंस हम जो है वो फंक्शन के ऊपर इम्पोज करते हैं। लेकिन फोरियर सीरीज का फायदा ये है कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं भी है या डिफरेंशिएबल नहीं भी है, तब भी आप उसको सीरीज की एक्सपेंशन के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये एक बड़ा फर्क है
टेलर सीरीज और फोरियर सीरीज के दरमियान। ठीक है, आगे चलें और मजीद कंडीशंस फिर ये भी आपको बता देंगे। फोरियर सीरीज में जो बेसिस सेट लिए गए थे वो पीरियोडिक होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जो फंक्शन हम जिसको फोरियर सीरीज में लिखना चाह रहे हैं इट मस्ट बी पीरियोडिक। तो अगर कोई पीरियोडिक नहीं होगा तो उसके साथ हम किस तरह डील करेंगे वो नेक्स्ट किसी इसी में आता है, माइट में मेरे लेक्चर में हो, नहीं तो हम सीखेंगे उसको भी। एंड देन ये है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए एंड उसकी जो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूस है वो भी फाइनाइट होने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट करके कुछ लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब ये बनता है, एक तो फंक्शन कंटिन्यूस हो और अगर वो कंटिन्यूस नहीं है और डिसकंटिन्यूटी उसमें पाई जा रही है तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स भी फाइनाइट होने चाहिए और उसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो भी फाइनाइट होनी चाहिए। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूस का फाइनाइट होना तो इजीली समझ सकते हैं कि मतलब जिस जिस पॉइंट पे एक किसी पीरियड के अंदर जो हमारा इंटरवल है जहाँ पे हम फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वहां पे नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट होनी चाहिए। दूसरा ये है कि डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट होनी चाहिए का मतलब ये है कि फंक्शन जहाँ पे डिसकंटिन्यूस है वहां पे उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक उसकी डिसकंटिन्यूटी जंप जो होगा उसमें जो अब्रप्ट चेंज है वो फाइनाइट होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे 10x के केस में होता है कि फंक्शन चेंज होते होते एकदम से इन्फिनिटी पे चला जाता है तो उसे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो वो केस हम फोरियर सीरीज में डील नहीं कर पाते। उसकी जो वजह है वो गिब्स फिनोमेना होता है, वो हम देखते हैं आगे। ये वही चीज लिखी हुई है तीसरे पॉइंट में भी। और उसके बाद ये है कि ये जो इंटरवल होगा जिसमें हम फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसमें फंक्शन मस्ट बी कन्वर्ज। इसका मतलब ये है कि फंक्शन का इंटेग्रल जो है वो कैलकुलेट हो जाना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होगा। ये फंक्शन लिखा, ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें जो डिस्कस किया हुआ है कि ये जो मतलब मैक्सिमा और मिनिमा है ये फाइनाइट होने चाहिए। तो अगर ये इनफाइनाइट हो गए तो ऐसे फंक्शन को एक्सप्रेस करना काफी कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब नंबर जो साइन और कोसाइन है वो इतने ज्यादा हमें उसके जो कोएफिशिएंट से कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उसके बाद भी जो इसकी मतलब गुड अप्रोक्सीमेशन है वो मिल नहीं पाएगी अगर ये जंप्स ज्यादा होंगे या डिसकंटिन्यूटी ज्यादा होगी। इसमें यही सारी चीजें लिखी हैं। उसके बाद एक ये मोटिवेशन भी है कि हम किसी फंक्शन को जो है ना किसी भी फंक्शन को इन टर्म ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन लिख सकते हैं। ये उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से लिखा जा सकता है। मतलब अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स था तो 2 टाइम उसको ऐड करके डिवाइड कर दें 2 से तो वो एज इट इज रह जाता है और उसमें एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया गया तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरेंजमेंट करने के बाद हम देखते हैं कि इवन प्लस ऑड की एक कॉम्बिनेशन बनती है तो किसी भी फंक्शन को एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड लिखा जा सकता है। तो एक साइन जो है वो इवन फंक्शन है, सॉरी ऑड फंक्शन है, और कॉज ऑड फंक्शन है, कॉज इवन फंक्शन है। तो उन दोनों के जो सम वेटेड सम होंगे वो अगर हम लिखें तो मतलब एक मोटिवेशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि साइन और कॉज जो इवन और ऑड है उन दोनों के हम सम लिख के किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज जो है जो सी हमें फोरियर ने दी थी वो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अब जो असल काम है मतलब किसी फंक्शन के लिए हमें सीरीज को लिखने के बाद जो हमारी हमारे लिए एक लेबर वर्क है हमने जो करना होता है वो ये होता है कि इन कोफिशिएंट्स को हमने फाइंड करना होता है। और इन कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए अब जैसा टेलर करता सॉरी टेलर सीरीज में हम करते थे कि उनके डेरिवेटिव्स लेते थे फंक्शन के। तो वहां पे डेरिवेटिव्स लेना इसलिए भी एक सूटेबल लगता है कि अगर हम सीरीज को देखें तो वहां पे जो बेसिस सेट थे वो x1 x2 x3 वगैरह थे तो वो डेरिवेटिव्स लेने के बाद ना मतलब खत्म होना शुरू हो जाते हैं, कांस्टेंट्स वैल्यूज देते हैं। तो लेकिन इस केस में cos की डेरिवेटिव साइन, साइन का डेरिवेटिव cos आता है तो यहाँ पे वो काम चल भी नहीं सकता। दूसरी ये है कि साइन और cos ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी साइन 1x साइन 2x साइन 3x ये भी ऑर्थोगोनल है और साइन और cos भी ऑर्थोगोनल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ए आर या बी आर को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये होगा कि कॉज हमने यहाँ से या तो कॉस को खत्म करना होगा या साइन को खत्म करना होगा। तो
उसके लिए हम ये करते हैं कि जैसे हम सपोज हम AR कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम दोनों तरफ cos 2 पाई nx डिवाइडेड बाई l मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्योंकि साइन और कॉस ऑर्थोगोनल है तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी साइन वाली, और ये जो A0 वाली टर्म है बेसिकली ये इसी के अंदर होती है, तो इसको अगर अलग से लिखा जाए तो उस केस में भी ये जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर फाइनाइट मिलेगा लाइक L/2 या कुछ भी एक कांस्टेंट आंसर मिलता है, और यहाँ पे इंटेग्रल के अंदर आ जाती है एक टर्म, तो ये इस तरह से लिखा हुआ है इसने AR जो भी था, जो इंटेग्रल इस साइड पे आना था ना कॉस के साथ, वो यहाँ पे लिख दी है L/2 को 2/L करके, और जो दूसरी साइड पे इंटेग्रल बन रहा था इस जगह पे f(x) की जगह पे वो ये आ गया। इस तरह BR कैलकुलेट हो जाता है और इसी तरह से A0 भी कैलकुलेट होता है। ये कुछ इस तरह की कैलकुलेशन है, इतना कोई काम नहीं है। ये एक फंक्शन है स्केयर वेव, उसको हम अगर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं फोरियर सीरीज में तो उसका क्या तरीका होगा। फंक्शन उसने दे दिया है, पीरियड बता दिया है कि -t/2 से लेकर t/2 तक है, ये फंक्शन है। और इसको हम लिखना चाह रहे हैं फोरियर सीरीज में लाइक साइन और कोस की टर्म में। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम कैसे लिख सकते हैं, वो उसके लिए जस्ट हमने करना क्या होगा कि an और bn को कैलकुलेट करना होगा। सिमेट्री कंसिडरेशन ऐसा है कि मतलब कुछ फंक्शन जो फंक्शन किसी भी फंक्शन को f(x) को एज अ इवन एंड ऑड फंक्शन लिखा जा सकता है, लेकिन जो फंक्शन पहले से इवन होगा उसको एज अ कम्बिनेशन ऑफ इवन और ऑड लिखने की जरूरत तो नहीं है। उसको जस्ट क्या करेंगे कि इवन फंक्शन को इन टर्म ऑफ इवन लिख लेंगे जो कि साइन है, और ऑड के केस सॉरी इवन के केस में cos x की टर्म्स आएंगी, क्योंकि cos x इवन था तो इवन फंक्शन को इवन फंक्शन के जरिए हम लिख सकते हैं, उसके लिए किसी ऑड कम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। इस तरह जो ऑड फंक्शन है तो उसमें किसी कॉस की टर्म को ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसको ऑड के डिफरेंट जो कोफिशिएंट सम्स कह लें A1 sin nx, A2 sin n2x 2nx वगैरह लिख के हम ऑड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस पूरे टॉपिक में यही बात बताई गई है कि अगर इवन फंक्शन हो या ऑड फंक्शन हो तो उसके लिए पूरी फोरियर सीरीज को कैलकुलेट करने के बजाय इवन के केस में जो कॉस वाली टर्म है उसको हम अपने उसको उसको लाइक रख लेंगे और साइन वाली टर्म को जीरो कर देंगे जो bn है बेसिकली यहाँ पे। और इसी तरह अगर ऑड का केस होगा तो कॉस वाली टर्म को जीरो कर देंगे लाइक an को, और bn को कैलकुलेट कर लें तो हम कम लेबर के साथ कम हार्डवर्क के साथ उसकी फोरियर सीरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम पूरी कैलकुलेट करते हैं तो फिर भी यही होगा कि वो एट द एंड एक कोफिशिएंट जो जीरो हो जाएगा और दूसरे के कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सिमेट्री कंसिडरेशन में यही है कि अगर हमें सिमेट्री फंक्शन की पता हो तो हम फंक्शन फोरियर सीरीज में कुछ टर्म को खुद जीरो कर लेंगे और कुछ टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे। तो जो फंक्शन हमें उसने यहाँ पे दिया हुआ था ये स्केयर वेव फंक्शन, तो हम इसके ग्राफ को देख के या इसकी इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि ये इवन है या ऑड है। तो जो इवन फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं अबाउट y एक्सिस, और जो ऑड होते हैं वो अबाउट ओरिजिन होते हैं। तो इस फंक्शन को हम देख के बता सकते हैं कि ये अपने ओरिजिन के अबाउट जो है वो सिमेट्रिक है। और इवन और ऑड को जो चेक करने का एक मतलब टूल है वो ये होता है कि अगर हम यहाँ के लिखा हुआ था, अगर हम x को -x से रिप्लेस कर दें और फंक्शन एज इट इज वापस आ जाए तो वो इवन फंक्शन होगा। और अगर x को -x से लाइक f(x) को -x से रिप्लेस कर दें f(x) को f(-x) से, तो उसका रिजल्ट अगर -f(x) आ जाए इन्वर्ट हो जाए तो ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। तो ये एक मैथमेटिकल टूल है, ग्राफ से भी हम देख के बता सकते हैं। जी यही है इसमें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। साजिद, इसमें ये सिमेट्री के ऊपर आपने बात कर ली है ना बस? जी सर इसमें कर ली है बिल्कुल।
ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो फिर आप कर लें। जो पॉइंट्स रह जाएंगे या कोई क्वेश्चंस हैं जो कि मजीद डिस्कशन हो सकती है, वो फिर आगे मजीद टॉपिक्स चलेंगे तो चीजें खुलती जाएंगी। तब तक किसी का कोई सवाल है तो आप कर लीजिए। जी रिजवान। सर ये आपसे पूछना था कि ये हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो ये कोई अलग चीज़ है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फोरियर सीरीज से? हाँ, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, आमतौर पे फोरियर सीरीज इस्तेमाल होती है रिस्पांस फंक्शंस में, सर्किट के अंदर या किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर आपने स्पेसिफिक हीट वगैरह पढ़ी होगी, तो वो इनको हम कहते हैं रिस्पांस फंक्शंस। यानी जब आप अपने सिस्टम को परटर्ब करते हैं, सिस्टम को के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ये वो चीज है जिसको हम समझना चाह रहे हैं। उसके लिए क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि जी हमारा सिस्टम जो है ना, फर्ज करें वो एक फंक्शन के जरिए रिप्रेजेंट होता है। जिस तरह क्वांटम मैकेनिक्स में सिस्टम को आप, स्टेट को आप वेव फंक्शन के तौर पे लेते हैं, वो भी एक फंक्शन है। या इसी तरह करंट या करंट डेंसिटी एक फंक्शन है, उसके तौर पे भी आप सिस्टम को देखते हैं। इसी तरह से सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जी आपने किसी मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, या उसका टेम्परेचर लो किया है या हाई किया है, या प्रेशर को चेंज किया है, तो हर प्रोसेस करने के नतीजे में क्या होता है कि जो जिस फंक्शन के जरिए हमने अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट किया होता है वो चेंज होता है, या उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स होता है। तो उस रिस्पॉन्स फंक्शन को आमतौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको एक्सपैंड करने के लिए हमारे पास ये कंडीशंस होती हैं, टेलर सीरीज या फोरियर सीरीज। आमतौर पे ज्यादातर फोरियर सीरीज इस्तेमाल होती है, सॉरी टेलर सीरीज इस्तेमाल होती है, क्योंकि ज्यादातर हम फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस लेते हैं, जो कि हर जगह पे कंटिन्यूस होते हैं, उनमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होती। लेकिन फोरियर सीरीज ने समझ ले कि एक तरह से और हेल्प हमारी की है कि अगर आप के तो आपके पास रिस्पांस जो है वो डिसकंटिन्यूस आ रहा है और वो कंटिन्यूस नहीं आ रहा, तो जाहिर है आपका जो फंक्शन है, मसलन किसी खास वोल्टेज के ऊपर आपका सर्किट जो है वो कोई करंट आउटपुट नहीं देता, लेकिन बाकी वोल्टेजेस के ऊपर वो आउटपुट दे रहा है। तो ये एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस की मिसाल है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक ऐसे फंक्शन से जो एक खास वोल्टेज के ऊपर तो आपको वैल्यू नहीं देगा, लेकिन बाकी जगहों पे आपको वैल्यू दे देगा। तो हम कहेंगे कि जी ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिर जो है फोरियर सीरीज इस्तेमाल करते हैं। उससे बड़ा फायदा फोरियर सीरीज का जो है वो ये है कि फोरियर सीरीज में सिमेट्री की, जैसे यहाँ पे बात हुई है ना, कि अगर आप पहचान लेते हैं अपने फंक्शन को कि ये सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक है, तो चूंकि आपको पता है कि फोरियर सीरीज में साइन और कोसाइन दोनों इस्तेमाल होते हैं जब आप किसी फंक्शन को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो आप उसकी इवन होना या उसका ऑड होना फंक्शन का अगर पहले से चेक कर लें, तो आपको पता होगा कि जो आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन आने वाला है या जो भी फंक्शन आप निकालना चाह रहे थे, उसको आपने कॉस की फॉर्म के अंदर लिखना है या साइन की फॉर्म के अंदर लिखना है। तो ये चीजें हैं जिनके लिए हम फोरियर सीरीज को इस्तेमाल करते हैं, यानी फंक्शन को एक्सपैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोसाइन एंड साइन और विद उसके सारे कोएफिशिएंट्स। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो हम पढ़ेंगे, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स कहते हैं उनको, जिसमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी है। वो एक मुख्तलिफ चीज है। उसके अंदर बेसिकली हम एक स्पेस से दूसरी स्पेस में जाते हैं, उसमें हम अपने फंक्शन को एक्सपैंड नहीं कर रहे होते इन टर्म्स ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस, या इन टर्म्स ऑफ किसी खास पॉइंट के अराउंड उसकी जो वैल्यू है वो नहीं हम निकाल रहे होते। तो फोरियर सीरीज समझ ले कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होती हैं, जब आप किसी चीज को, किसी रिस्पॉन्स फंक्शन को कैलकुलेट करना चाहते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो कैलकुलेट करने के लिए नहीं इस्तेमाल होती, वो रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। कि अगर कोई चीज फॉर एग्जांपल रियल स्पेस में है तो उसको आपने के स्पेस में लेके जाना है, जो कि रेसिप्रोकल स्पेस है उसमें लेके जाना है। या अगर कोई फंक्शन जो है उसकी इंटीग्रेशन टाइम में कर रहे थे आप, टाइम में, तो उसको आप
एनर्जी में ले जा सकते हैं या एनर्जी वाले को टाइम में ले जा सकते हैं। तो वो एक है रिप्रेजेंटेशन चेंज करना, तो वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपनी स्पेस को। और ये है सीरीज एक्सपेंशन, जिसमें आप कैलकुलेशन करते हैं किसी चीज की, कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जी सर, थैंक यू सर। जी, किसी और का कोई सवाल या कमेंट है तो? बाकी जो हैं दोस्त वो भी कोई कमेंट अगर करना चाहें तो इसके ऊपर मजीद जो बात मैंने की है उसके ऊपर भी। इफ नॉट देन हम आगे चलेंगे और हमारा अगला जो टॉपिक है वो है आई थिंक डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस और नॉन पीरियोडिक फंक्शंस। तो अभी हमने देखा है कि जो साजिद ने तारुफ करवाया है वो था इसके हवाले से फंक्शन जो कि पीरियोडिक होते हैं, यानी उनका खास पीरियड होता है, 0 से L तक वो पीरियड, L जो है वो पीरियड था। पीरियड का ये मतलब होता है कि आपका फंक्शन जो है वो इन दो लिमिट्स के ऊपर जो है वो रिपीट होता है, उसकी वैल्यू वही आ जाती है, मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे और एक्स इक्वल टू L पे उसकी वैल्यू सेम होती है, तो वो बार बार रिपीट करता है अपना पैटर्न। और हमने सिमेट्री कंसिडरेशंस को भी देखा कि जिसमें हमने कहा कि आपका फंक्शन अगर इवन या ऑड है तो फिर उसको कॉज या साइन की फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। और कंडीशन हमने ये अप्लाई की थी कि आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस था। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो और नॉन पीरियोडिक हो, यानी ना तो उसमें कोई पीरियड पाया जाता है और ना उसके अंदर कंटिन्यूटी हर पॉइंट के ऊपर पाई जाती है, तो फिर आप फोरियर सीरीज को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो असरा आप स्क्रीन शेयर कर लें, आपको मैं को होस्ट बना देता हूँ। जी आप कर लें स्क्रीन शेयर। यस सर। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। मेरा ख्याल है कि उधर कोई इंटरनेट का इशू है, तो अभी वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। जी इसरा, आई थिंक नेट का मसला है आपकी तरफ। नो सर, वो मैं बैक करती हूँ तो वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है, मतलब लीव हो जाती है। चलें आप दोबारा ट्राई कर लें। स्क्रीन शो हो रही है मेरी अब? जी स्क्रीन शो हो रही है, लेकिन इसको अगर आप वो कर लें लैंडस्केप में। जी ठीक है, यू कैन स्टार्ट नाउ। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोरियर सीरीज में जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उसको साइन और कोसाइन की फॉर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। और पहले हमारे पास जब टेलर सीरीज थी उसको हम लोग यूज करते थे फंक्शन, जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता था या डिफरेंशिएबल फंक्शन होता था। तो फोरियर सीरीज जो है वो कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस के लिए लिखी जा सकती है। तो अगर हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो तो उसको हम लोगों ने मतलब डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए भी चेक करना पड़ता है कि डिसकॉन्टिन्यूटी
किस तरह से है, मतलब फॉर एग्जांपल जो हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं डिसकंटिन्यूटी की, वो हम लोगों ने देखनी होती हैं। जो हम लोगों ने चेक किया हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट लगाकर चेक करते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है, वो चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अगर वेव जो भी हमारे पास वेव होती है वो स्मूथ होती है स्टार्ट से, और उसके बीच में एक मतलब अगर कोई जंप आ जाता है या कुछ भी मतलब कोई एब्रप्ट चेंज आ जाता है, तो ऐसी वेव भी जो है वो उसको डिसकंटिन्यूटी उसमें हम कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूटी होती है। देन फिर यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, स्क्वायर वेव की एग्जाम्पल गिवन है इधर। स्क्वायर वेव जो है वो ऑड फंक्शन होता है, और इसमें एक सिर्फ साइन वेव होती है, जैसे इस फिगर में शो किया हुआ है, फिगर पॉइंट ए पे शो किया हुआ है कि जो एक साइन वेव के लिए हम लोगों ने लिखा हुआ है जिसमें एक टर्म होती है, और बी में 2 साइन वेव्स हैं, 2 साइन टर्म्स हैं स्क्वायर वेव में। इसी तरह 3 और 4 साइन वेव्स की टर्म्स हैं इसमें। और ये बेसिकली जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ना, ये डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स हैं, ये 1 और -1। और ये अजीब सी जो डिफरेंट पीक्स आ रही हैं, ये गिब्स पीक्स होती हैं। ये इस वजह से होती हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, और जैसे जैसे हम लोग टर्म्स इंक्रीज करते जाते हैं तो ये पीक्स डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स के करीब जाती जाती हैं। और उसके बाद ये बिहेवियर जो होता है ना, इस बिहेवियर को गिब्स फिनोमेना कहते हैं। और इसमें एक और चीज़ भी ये बताई है कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और उसमें अगर क्या इसमें था कि अगर if the function is discontinuous at t equal to 0, मतलब अगर हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है किसी एक पॉइंट पे, तो इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में ये पॉइंट लाया करता है। और ये इसकी इक्वेशन भी यहाँ पे गिवन है। ये हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और उसके बाद मिनिमम वैल्यू होती है, उसको हाफ करके बीच में एक वैल्यू आती है जो जिस पे हम लोग डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आता है। असरा, अगर अगर इसके साथ इशू है ना शेयरिंग के साथ, तो मैं बुक यहाँ से शेयर कर देता हूँ, आप बस प्रेजेंट कर लें, ठीक है? हाँ, मुझे लग रहा है कि आपका शेयरिंग का इशू है, तो मुझे पेज बताते जाएं, मैं उधर से आपको बताता जाता हूँ। जी, आ रही नजर स्क्रीन? यस सर, आ रही है। जी, मुझे बता दें फिर किस पेज पे जाना है, मैं चला जाऊंगा। सर ये आगे नॉन प्रोडक्टिव फंक्शंस साजिद एक्सप्लेन कर देते हैं। चलें साजिद, आप बता दें, आपने नहीं पढ़े थे? सर मैंने पढ़े हैं लेकिन वो मुझसे एक्सप्लेन नहीं हो रहा। अच्छा चलें, कोई अजीब बात सी नहीं, कंफ्यूजन हो रही है। कोई बात सर नहीं, मुझे खैर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी, काइंडली आप ये अलाउ मेरी कर हुई दें। हुई है, अगर किताब ही चाहिए तो मैंने की हुई है, वही काफी है। सर मुझे आगे पीछे करना पड़ेगा तो फिर वो थोड़ा अच्छा सा अच्छा, इशू। चलो मैं करता हूँ आपको, आप देखो। थोड़ा सा मैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी बता देता हूँ। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के केस में
फंक्शन को हम फिर फंक्शन को हम एज अ फोरियर सीरीज एक्सपेंड तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक जो इश्यू हमें फेस करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन डिसकंटिन्यूटी की भी कुछ कंडीशंस हैं कि जो डिसकंटिन्यूटी है वो फाइनाइट, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी फाइनाइट हो, और जो डिसकंटिन्यूटी का जो एक जो वैल्यू मिलेगी या जितना जंप की जो मैग्नीट्यूड है वो भी फाइनाइट होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को ही फोरियर सीरीज डील करता है। अगर फोरियर सीरीज ऐसे फंक्शन को एक्सपेंड कर रहा है जो डिसकंटिन्यूअस है, तो उस केस में जो डिसकंटिन्यूटी के ऊपर एक पीक, एक्स्ट्रा पीक हमें मिल रही होती है जो फंक्शन के गुड अप्रोक्सीमेशन को डिस्टर्ब कर रही होती है, उसे हम गिब्स फिनोमेना कहते हैं। और ये गिब्स पीक जो है कम की जा सकती है अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लें, लेकिन इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो जस्ट एक यही है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। बाकी तो मतलब ये है कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इसकी अप्रोक्सीमेशन हम फोरियर सीरीज से हम किसी भी ऐसे फंक्शन की लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, वैसे तो जो बेसिक कंडीशन है फोरियर सीरीज को लिखने की वो यही है कि ऐसे फंक्शन को ही फोरियर सीरीज से अप्रोक्सीमेशन लाई जा सकती है, उनको एक्सपेंड किया जा सकता है जो पीरियोडिक होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन हमें दे दिया जाता है जो है तो नॉन पीरियोडिक, लेकिन किसी खास इंटरवल के अंदर, मतलब सपोज 0 से L तक हम उसकी फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में कुछ ऐसा होगा कि उस फंक्शन की जो 0 से L तक हम फंक्शन जो हमने चूज किया है उसको हम L से ऑनवर्ड और 0 से जो बिहाइंड होगा उसको हम इस तरह से उसकी एक्सटेंशन बनाएंगे कि वो जो थ्रू आउट जो है हमें पीरियोडिक नजर आना शुरू हो जाए। तो उसको पीरियोडिक लिखने के जो यहाँ पे बेसिकली 3 ही तरीके हो सकते हैं कि फंक्शन को इस तरह से पीरियोडिक लिखा जाए कि वो अपने ओरिजिन के अबाउट, या एक जो एक हम एक पॉइंट रख लेते हैं उसके अबाउट वो हमें या तो ऑड नजर आए, या फंक्शन का बिहेवियर ऑड हो, सिंपली ये कह लें, या इवन हो, या ऐसा हो जो ना इवन हो या ना ऑड हो। तो यहाँ पे तीनों उसने लिख दिए हैं। लाइक एक ही फंक्शन था जो पॉइंट ए में दिया, इसको हम 0 से L तक, इससे आगे या पीछे ये फंक्शन कुछ डिफरेंट सा था, ऐसा था कि नॉन पीरियोडिक था, लेकिन 0 से L तक हम इसको लिखना चाह रहे हैं एज अ फोरियर सीरीज, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे बी में लिखा गया, क्योंकि इसमें ये हमें पीरियोडिसिटी इसकी नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन ना तो इवन है और ना ही ऑड है। और इसी तरह सी में जो दिखाया गया है फंक्शन को 0 से L तक जैसा फंक्शन है, इसकी एक्सटेंशन आगे और पीछे हमने लिखी है, लेकिन ये ऐसा फंक्शन है जो हमें नज़र आ रहा है कि जो अबाउट द ओरिजिन या अबाउट L भी कह सकते हैं, हमें इसकी ऑड बिहेवियर नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर हम डी को देखें तो वहाँ पे हमें इसका इवन जो इसका बिहेवियर फंक्शन का वो नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कोई भी फंक्शन हो जो नॉन पीरियोडिक हो उसको हम इन तीनों में से कोई भी चॉइस हम ले सकते हैं उस फंक्शन की एक्सटेंशन की। लेकिन इट्स क्वाइट बेटर कि हम या तो सी लें या डी लें। उसकी वजह ये है कि सी और डी में जो सिमेट्री नज़र आएगी उसकी वजह से कुछ कम टर्म्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, या तो हमें साइन के कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे या फिर कॉस के कोफिशिएंट्स। लेकिन यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम सी को चूज करेंगे या डी को चूज करेंगे। तो ऐसा होता है कि जब हम सी या डी को चूज करते हैं, तो इसको एक दूसरी एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिखाया गया है, अगर इसको एज इट इज चूज कर लिया जाए, जैसा कि सपोज हमें ग्राफ दिया गया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 से लेकर 2 तक, तो क्योंकि इससे आगे और पीछे इसका जो बिहेवियर था वो हमें, मतलब अगर वैसे देखा जाए इसको इस इंटरवल से निकाल के देखा जाए तो ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, और जिसको चेक करने का टूल है उससे अगर हम देखें तो तब भी हमें इसकी पीरियोडिसिटी नजर नहीं आती। लेकिन अगर इस इंटरवल के अंदर 0 से 2 तक अगर हम इसको बैक में एक्सटेंड करते हैं, लाइक 0 से -2 तक, तो एक्सटेंशन के अगर हम इसको, मतलब हमारे पास दो चॉइसेस हैं जो हमें को सूटेबल लगती हैं, एक ऑड की है और एक इवन की है। इवन की एक्सटेंशन तो उसने दिखा दी है यहाँ पे। अगर इसकी ऑड एक्सटेंशन होती तो वो कुछ ऐसी होती। अगर इसकी इवन एक्सटेंशन देखें तो इसमें हमें किसी किस्म की डिसकंटिन्यूटी नजर नहीं आ रही। लाइक यहाँ पे जो वैल्यू है उसके बाद इस तरह से नजर आएगा, तो यहाँ पे किसी किस्म की डिसकंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन अगर हम ये जो ग्राफ है जो ब्लू लाइन के साथ हाफ और बाकी ये पार्ट है उसका,
अगर हम ये ग्राफ चूज कर लें, लाइक ये फंक्शन चूज कर लें, उसकी एक्सटेंशन इस तरह की हो, तो जो यहाँ पे इसका बिहेवियर होगा वो कुछ ऐसा होगा अगले इंटरवल में, ऐसा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो -2 से लेकर 2 तक जो ग्राफ मिला है, और फिर उसके बाद 2 से लेकर आगे 4 तक कह लें, वो जो मिला है, नजर आता है कि जो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर एक डिसकंटिन्यूटी नजर आ रही है काफी, मतलब मैग्नीट्यूड 4 का में भी कुछ एक वैल्यू उसका जंप नजर आ रहा है। तो इस डिसकंटिन्यूटी को हमने मतलब एक या तो ऐसा कर सकते हैं कि इस डिसकंटिन्यूटी वाले फंक्शन को हम चूज ही ना करें, हम ऐसा फंक्शन चूज कर लें जो कंटिन्यूस है, जैसा कि उसकी इवन इवन एक्सटेंशन है, वो चूज कर लें तो बेहतर है। उस केस में सिर्फ हमें कोसाइन के जो कोफिशिएंट्स है वो कैलकुलेट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जो फोरियर एक्सपेंशन होगी वो मिल जाएगी। सपोज अगर हम वो एक्सटेंशन चूज नहीं करते, या हमें बाउंड किया जाता है कि इसकी ऑड एक्सटेंशन से इसकी फोरियर सीरीज कैलकुलेट करें -2 से 2 तक, तो इस केस में जो एक एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी वो ये होगा कि इस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के ऊपर जो फंक्शन की कन्वर्जेंस होगी, वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन होगा और राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन होगा, उसका जो मिड पॉइंट होगा एट x इज इक्वल टू 2 एंड एट x इज इक्वल टू -2 पे, वो राइट और लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन का मिड पॉइंट उसकी कन्वर्जेंस की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये एक थर्ड कंडीशन या फोर्थ कह लें, ये भी उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एक्सटेंशन आपने चूज की हुई है। तो ये उसका जस्ट एक सोल्यूशन है, दोनों केसेस में दिया हुआ है। और ये लास्ट जो मैं यहाँ से बात करता हूँ वो ये लिखी हुई है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपने चूज किया है, उसकी एक्सटेंशन जो थी वो डिसकंटिन्यूअस थी, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। जी किसी का कोई सवाल हो इसमें? जी किसी को कोई बात करनी हो इस हवाले से? वो जो आखिरी कंडीशन आपने बताई है वो क्यों सेटिस्फाई होनी चाहिए? क्यों सेटिस्फाई होनी चाहिए? इसमें हाँ, अगर ये कन्वर्ज नहीं करेगा अपने इस पॉइंट के ऊपर, तो जो इस पॉइंट के ऊपर जो गिब्स पीक्स बनेंगी, तो वो उसमें ये हो जाएंगे कि गिब्स पीक इतनी हाई होंगी कि गुड अप्रोक्सीमेशन तो फंक्शन की मिल नहीं पाएगी, तो जो फंक्शन का बिहेवियर था वो डिफरेंट हो जाएगा। या उसकी ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन की कंटिन्यूटी है ना, यानी ये डिसकंटिन्यूटी है, वो इनफाइनाइट होगी, तो फिर डेफिनेटली हमें मिड पे कन्वर्ज होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो हम उसके पैरेलल एक ऐसी बात कर रहे हैं जो उसी चीज को सेटिस्फाई कर रही है जो हम ऑलरेडी डिरिचलेट कंडीशन में बात कर चुके हैं। ओके ओके ठीक है। जी इसके अलावा कोई बात या सवाल किसी का? तो अभी तक हमने जो है वो दो चीजें देखी हैं। फोरियर सीरीज होती क्या है, मतलब किस तरह से उनको इवन और ऑड फंक्शंस के सम के तौर पे लिखा जाता है। और अगर आपके पास कोई डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन ये है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाता है, तो उस पॉइंट के ऊपर आप फोरियर सीरीज को किस तरह अप्लाई करते हैं? तो आप ये करते हैं कि उस पॉइंट के अराउंड जो है वो अपने फंक्शंस की जो है वो मतलब एवरेज ले लेते हैं, यानी आप उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे फंक्शन की जो वैल्यू बन सकती है जहां पे वो कंटिन्यूस होता है, उसकी आप मीन वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो वो आपको उस एवरेज के अंदर वो डिसकंटिन्यूटी शामिल हो जाती है। ये ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास एक चार्ज सफियर है, ठीक है, एक सफियर है जिसके ऊपर चार्ज, जो कि चार्ज का बना हुआ है, चार्ज्ड सफियर है, ठीक है। आपको कहा जाए कि जी इसके इस सफियर के सेंटर के ऊपर बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कूलम लॉ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की मिसाल दे रहा हूँ। तो कूलम लॉ के अंदर आप देखते हैं कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, 1/r² से फोर्स जो है वो चेंज होती है। उसमें r जो है वो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाह रहे हैं।
लेकिन अब चूंकि आपका सोर्स और सोर्स का जो ओरिजिन है और आपका जो पॉइंट है जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है वो दोनों सेम है, आपका आर जो है वो 0 हो जाता है, तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे अनडिफाइंड हो जाता है। आर इज इक्वल टू 0 पे कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अनडिफाइंड होता है। तो ये एक डिसकंटिन्यूस पॉइंट है। तो जो सेंटर ऑफ अ स्फीयर है वो क्या है, एक डिसकंटिन्यूस पॉइंट है। अब मुझे कहा जाता है कि जी स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो ये मिसाल है एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन की जो कि एक खास पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, लेकिन बाकी सारी जगहों के ऊपर क्या है, वो कंटिन्यूस है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे स्फीयर को एज अ होल देखेंगे और उसका एवरेज निकाल लेंगे, यानी उसकी जो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पूरे स्फीयर की, दैट विल रिप्रेजेंट बी रिप्रेजेंटेड एज अ फोरियर सम, ठीक है ना, फोरियर सीरीज के तौर पे उसको हम जो है वो निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जब आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो जो डिसकंटिन्यूस पॉइंट था सेंटर के ऊपर वो भी उस एवरेज के अंदर इंक्लूड हो गया। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि जो डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, जब आप फंक्शन की एवरेज लेते हैं अराउंड दैट पॉइंट, तो फिर वो ओवरऑल आपको जो है वो कंटिन्यूस के तौर पे यानी एक कंटिन्यूस वैल्यू दे देता है, यानी एक कंटिन्यूस नहीं कहना चाहिए, एक कन्वर्जेंट वैल्यू देता है, मतलब अनडिफाइंड नहीं होता, आपको एक एक ऐसी वैल्यू देता है जो जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जो कि अनडिफाइंड नहीं होती। तो इस तरह से आप उन डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स को कर लेते हैं। दूसरी बात हमने की है नॉन पीरियोडिक फंक्शंस के हवाले से, तो वो साजिद ने एक्सप्लेन कर दिया है और ये मिसाल भी दे दी है कि नॉन पीरियोडिक फंक्शन में हम इसी तरह से, जैसे मैंने आपको एवरेज की बात की है, डिसकंटिन्यूस पॉइंट के ऊपर आप एवरेज लेके मसला हल करते हैं, ऐसे ही नॉन पीरियोडिक फंक्शन के अंदर आप उसको पीरियोडिक बना के उसका मसला हल करते हैं। और पीरियोडिक बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि वो जो नॉन पीरियोडिक फंक्शन आपको दिया गया होता है किसी रेंज के अंदर 0 से L तक, आप उसको एक्सटेंड करके, यानी उसके इर्द गिर्द जो छुपी हुई पीरियोडिसिटी है उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर फिर आपका ये जो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है वो फिट हो जाता है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे ये डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। या और मिसालें इन्होंने साटूथ वेव फंक्शन की मिसाल, सॉरी वेव फंक्शन कह रहा हूँ, साटूथ फंक्शन की जो मिसाल दी थी वो भी इसके अंदर आ जाती है। तो अगर आपको बाहर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस एक खास रेंज के, सॉरी नॉन पीरियोडिक एक खास रेंज के अंदर नजर आ भी रहा है, तो आप उसकी एक्सटेंशन करके टुवर्ड्स द राइट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट उसके अंदर जो छुपी पीरियोडिसिटी है या उसका जो ऑड होना या इवन होना है, सिमेट्री है उसकी, वो फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन आप उसको एज अ पीरियोडिक फंक्शन ही ट्रीट कर सकते हैं। तो ये इससे वो मसला भी हल हो जाता है कि फंक्शन जो है वो तो जी कंटिन्यूस होना चाहिए हर जगह पे और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और सिस्टम जो है पीरियोडिक सिस्टम जो हैं उनको सॉल्व करना आसान होता है। तो वो सारे मसले जो है वो इस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये अभी तक हमने सीखा है फोरियर सीरीज के हवाले से। इसके बाद ये है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, और अगर आपकी फोरियर सीरीज जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो हसन जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे। ये लास्ट हमारे 2 टॉपिक्स हैं। हसन, आप आई थिंक स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी जी मैं कर सकता हूँ, मैं करने जी लगा हूँ कर स्क्रीन लें। शेयर। शो हो रही है मेरी स्क्रीन? जी स्क्रीन शो हो रही है आपकी। व्हाइट बोर्ड ओपन करने लगा हूँ। ठीक है, यू कैन स्टार्ट नाउ। तो अब हम ये देखेंगे कि फोरियर सीरीज की ना, हम हमारे पास अगर फोरियर सीरीज हो ना किसी फंक्शन की, तो हम कभी कभी उससे रिलेटेड फंक्शंस की जो फोरियर सीरीज होती है जो उसके करीब करीब होते हैं, यानी कि जैसे एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर की या एक्स की जो फोरियर सीरीज होती है वो हम एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, बजाय कि एक्स स्क्वायर के लिए या एक्स के लिए अलग अलग सबके लिए जो इन सब फंक्शंस के लिए कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करें। बल्कि अगर ये एक दूसरे के डिफरेंशिएट करके एक से दूसरा फंक्शन बनाया जा सकता है, इंटीग्रेट करके एक से दूसरा फंक्शन बनाया जा सकता है, तो हम उसकी फोरियर सीरीज भी फाइंड कर सकते हैं आसानी से बगैर उसके कोफिशिएंट्स फाइंड किए हुए। पर इस पर जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो आपके पास अपने अगर आपके पास एक फोरियर सीरीज किसी फंक्शन की दी हुई है
और फिर आप उसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो दोबारा आपके पास सीरीज आनी चाहिए वो भी डिरिचलेट कंडीशंस जो है उसको फॉलो करना चाहिए। जो दोबारा फंक्शन आना चाहिए डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके, उसको भी जो है डिरिचलेट कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज वो सही नहीं होगा। और उसको जो सीरीज आएगी दोबारा वो डाइवर्जेंट भी होनी चाहिए, वो कन्वर्जेंट भी होनी चाहिए। अगर डाइवर्जेंट होगी तो तब भी आपको दोबारा से खुद ही कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करने चाहिए। तो अभी इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो हम कैसे इंटीग्रेट करके या डिफरेंशिएट करके अपनी फोरियर सीरीज को किसी फंक्शन की मुख्तलिफ फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने एक फोरियर सीरीज देखी थी एक्स स्क्वायर की फोरियर सीरीज। इधर ही बुक में जो एग्जांपल दी हुई थी डिसकंटिन्यूअस स्टडी करते हुए, डिसकंटिन्यूटी स्टडीज करते हुए, वो ये एग्जांपल थी कि एक्स स्क्वायर की जो हमारे पास फोरियर सीरीज थी वो थी 4, वो बनती है 4/3 + 16, और समेशन में आर की जगह एन यूज करूंगा। पता नहीं इन्होंने आर क्यों यूज किया, और समेशन के कौन यूज करता है आर। तो एन और -1 की पावर n ओवर π² n², और क्योंकि ये हमारे पास एक इवन फंक्शन था तो हमने जैसे इवन बनाया था, तो हमारे पास जो फोरियर सीरीज आई थी वो भी कॉस की टर्म्स में आई है। तो यहाँ पर हमें ये भी नजर आ रहा है जैसे कि साजिद भाई ने बताया था कि सिमेट्री, क्योंकि एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन होता है तो उसमें हमारे पास bn सारे 0 हैं, तो इसलिए साइन टर्म कोई भी नहीं है और इसमें सिर्फ कोसाइन टर्म है हमारे पास। अब देखिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड्स पे, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास क्या आता है, तो एक साइड पे तो मेरे पास x³/3 आ जाएगा, ठीक है, और इधर 4/3x आ जाएगा। मैं डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और इधर मेरे पास इंटीग्रेट करने के बाद 32, और क्योंकि यहाँ से जो है ना 2 और x की टर्म्स कुछ निकलेंगी, तो इधर से मेरे पास 32 आ जाएगा। समेशन n goes from 1 to infinity, और मेरे पास आएगा -1/n π³, क्योंकि यहाँ से जो टर्म्स आएंगी वो मल्टीप्लाई होंगी, और π³ r(n³), एंड देन वी विल गेट, और जब इंटीग्रल लेंगे तो कॉस का इंटीग्रल क्योंकि साइन होता है तो हमारे पास यहाँ साइन आ जाएगा, और हमारे पास आएगा πnx/2 + c, जो कि इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है। तो ये अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो हमारे पास इस तरीके से फंक्शन आ जाता है। क्या ये फोरियर सीरीज है? नहीं, ये फोरियर सीरीज नहीं है, क्योंकि अभी भी इसमें हमारे पास एक x खड़ा हुआ है। फोरियर सीरीज तो कम्प्लीटली साइंस और कोसाइंस की टर्म्स में होती है। तो लेकिन जब हमने इंटीग्रेट किया है, क्योंकि यहाँ पर ये 4/3 का एक कांस्टेंट था, तो हमारे पास इधर एक x की टर्म आ गई है। तो ये x क्या, अब हमें x की भी फिर फोरियर सीरीज अब हमें क्या कोफिशिएंट्स निकालनी पड़ेगी? नहीं, जरूरी नहीं, क्योंकि अगर हम इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें, अपने x² की जो फोरियर सीरीज है इसी को डिफरेंशिएट कर दें, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग, तो हमारे पास 2x आ जाता है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास 2x की जो है ना फोरियर सीरीज आ जाती है। उसमें हमारे पास ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और फिर सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन क्योंकि काफ़ी इजी होती है तो मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैं डायरेक्टली आपको दिखा πnx/। अब देखिए हमारे पास तमाम सारा सामान है। अगर मैं इधर से 2 इधर नीचे ले जाऊं तो ये -4 हो जाएगा, तो हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इधर फिर x की जो फोरियर सीरीज बनेगी वो -4 इधर आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं अपने पास फिर ये x मैं ले जाके इधर पुट कर दूं तो मेरे पास x³ की फोरियर सीरीज आ जाएगी, अगेन 3 इधर मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास पहले क्या था, एक x² था, और उसको हमने डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करके क्या तरीका निकाल लिया, हमने उसको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करके x³ की फोरियर सीरीज निकालने का तरीका निकाल लिया। तो इससे हमारे पास काफी टाइम सेव हो जाता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो और बाकी और कोई और फंक्शन उसके डिफरेंशिएशन से आता हो या उसकी इंटीग्रेशन से आता हो, तो हम उसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द एक्चुअल कोफिशिएंट्स। तो ये काफी यूजफुल हो जाता है क्योंकि काफी थका देने वाला प्रोसेस होता है। और हमें हमारे जो फाइनल्स हुए थे पिछले दिनों QAU में, उसमें हमें हमारे टीचर मंसूर साहब ने x⁴ की फोरियर सीरीज निकालने को दी हुई थी, और बाय पार्ट्स निकाल के मेरा तो दम निकल गया था।
तो इसलिए ये काफी यूजफुल हो जाता है। तो हम जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो फिर हमें कैलकुलेट नहीं करने पड़ते हर बार। तो ये बस इतना ही है हॉब्सन एंड बेंस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में, कि किस तरह हम फंक्शंस को इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करके मुख्तलिफ फंक्शंस की फोरियर सीरीज निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट्स। हाँ, लेकिन इसमें ये बात बहुत जरूरी है कि जैसा कि आपने बताया भी, अव्वल तो आपको कुछ मशहूर फोरियर सीरीज याद होनी चाहिए। जब आप एक्चुअल कैलकुलेशन कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपने अपने फंक्शन को देख के, मतलब आपके सामने एक फंक्शन है जैसे इन्होंने हसन ने भी बताया, तो आप उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके और डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे कि क्या ये कोई ऐसी मशहूर फंक्शन की शक्ल ले रहा है कि जिसकी फोरियर सीरीज मुझे पता हो। पहला स्टेप ये होगा। दूसरी बात ये है कि ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। समटाइम्स आपके फंक्शंस इतने यानी अजीबोगरीब शक्ल के हो जाएंगे कि उनको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करके अगर आप उसकी फोरियर सीरीज निकालना चाहेंगे तो वो ज्यादा मुश्किल होगा, बजाय इसके कि डायरेक्ट आप उसकी फोरियर सीरीज निकाल लें। तो ये होता है आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, कि जिस तरह का प्रॉब्लम आपको आया है उस हिसाब से अपनी टेक्निक जो है वो आप अप्लाई करते हैं। इसीलिए मैंने कभी कभी का वर्ड यूज किया। हाँ बिल्कुल, कभी कभी जो है ना वो, अगर आप लकी हैं, वैसे तो जब कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं तो बड़े आसान आसान से छोटे छोटे से फंक्शन जो है ना, क्यूट क्यूट से फंक्शंस होते हैं, उनको आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं, मतलब मैं आजकल जो है सुपर कंडक्टिविटी पे एक प्रोजेक्ट पे कर रहा हूँ काम, तो उसमें हमें ये कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो वहाँ ये पूरा मैथ इस्तेमाल होता है, फोरियर सीरीज भी इस्तेमाल। अब वो फंक्शन जो है वो मतलब उसको मैंने लिखा है, यानी उस फंक्शन के अंदर जो है वो 8 कोएफिशिएंट्स हैं, और वो हर कोएफिशिएंट जो है वो 8x8 मैट्रिक्स है। तो अब आप मुझे बताएं कि उसकी मैं कैसे फोरियर सीरीज जो है वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से लिखूं। तो ये ऐसी चीजें होती हैं कि जहाँ पे हमारे फिर असाब जो है जवाब देने लगते हैं। लेकिन लकीली चूंकि हम कंप्यूटर के हद में रह रहे हैं, तो लोगों ने प्रोग्रामिंग के जरिए ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए हुए हैं कि जिनमें मतलब कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जैसे जूलिया वगैरह, जिसमें आप डायरेक्ट जो है वो अपना जस्ट फंक्शन दें, चाहे वो कितना ही गंभीर नजर आ रहा हो। तो कंप्यूटर चूंकि वो रूल्स को जानता है, कंप्यूटर उन दृश्यलित कंडीशंस को जानता है, कंप्यूटर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के रूल्स जानता है, एल्गोरिथम्स जानता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको फोरियर सीरीज करके दे देता है। लेकिन इसके बावजूद आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो रिजल्ट है वो इंट्यूटिव भी है कि नहीं। मतलब ये कि आपने प्रोग्राम लिखा पाइथन के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने जी प्रोग्राम लिख दिया कि जी फलां फंक्शन की फोरियर सीरीज निकाल दो, तो वो निकाल देता है। अब मेरे साथ ये हुआ है, मैं अपना जाती तजर्बा बता रहा हूँ, तो मैं अपने एडवाइजर के पास ले गया, देखे जी मैंने ये मसला, मतलब मेरे लिए ये बड़ी बात थी कि मैंने इतना बड़ा जो है ना इक्वेशन जो है वो हल कर लिया। तो मैं जब उनके पास लेके गया तो उन्होंने रिजल्ट देखते क्या दिया कि तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है। तो मैं, अब मुझे गुस्सा भी था कि भाई मैंने तो कंप्यूटर से करवाया, कंप्यूटर थोड़ी गलत करेगा और ये वो ना। लेकिन ही प्रेस्ड मी कि नहीं, ये रिजल्ट्स जो है ना वो ठीक नहीं है, तुमने कहीं पे कोई मिस्टेक की है। आप यकीन कीजिए 1 महीना मुझे लगा अपनी गलती समझ आने का, और वाकई मेरी गलती थी। और वो जब मैंने देखा तो, अब क्योंकि कंप्यूटर तो बेचारा मासूम परिंदा है ना उसको तो जो दाना डालोगे वो खा लेगा, ठीक है। तो सीखने का मकसद ये होता है कि जब आप, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है ना चीजों की, तो फिर आप अपने रिजल्ट्स को, यानी आपकी इंट्यूशन इतनी बिल्ड हो जाती है कि आप कैलकुलेशन से पहले और ही अपने रिजल्ट्स को इमेजिन कर सकते हैं कि मैं किस तरह का रिजल्ट जो है वो, जिस तरह भी हसन ने मिसाल दी कि एक्स स्क्वायर को देख के कौन पागल ये कहेगा कि ये इसके लिए मैं साइन की टर्म्स में फोरियर सीरीज लिखूं। भाई एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, तो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि इसके लिए कॉज वाला जो फोरियर सीरीज है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ समझ ले के प्रैक्टिस के बाद आपकी ये थोड़ी सी इंट्यूशन बिल्ड हो जाती है, और आप इजीली पता चला लेते हैं कि जी जो मेरे पास सामने फंक्शन है, अब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये पीरियाडिक है, ये नॉन पीरियाडिक है, ये कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है। तो ये सारी जो खेल है ये प्रैक्टिस की है कि आप उसको बार बार मुख्तलिफ, इसीलिए इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स करवाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, ताकि आप उसको, उसकी एक इंट्यूशन बिल्ड कर लें और कुछ मशहूर फंक्शंस जो हैं वो आपको याद हो जाएं, तो फिर ये टेक्निक्स जो हैं वो काम की होती हैं। सॉरी हसन, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, आप आगे चलें। कोई बात नहीं है। तो हमारा जो अगला
टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज का है। तो कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज पर हम चलते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि क्योंकि फोरियर सीरीज जो है वो एक्सपेंशन है किसी फंक्शंस की साइन और कोसाइन के टर्म्स में, पर हमें पता है कि साइन और कोसाइन को एक फॉर्मूला है जिसको हम यूलर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। तो e टू द पावर अगर i n x है मेरे पास, तो आप तो सबको पता है कि एक फॉर्मूला है जो इसको e टू द पावर i n x को cos n x और sin n x की टर्म में हमें लिखने की इजाजत देता है। इसको हम यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं ना। तो इसका मतलब है अगर हम कॉज और साइन को किसी तरह मतलब एक्सपोनेंशियल्स के अंदर लेकर जा सकते हैं, या एक्सपोनेंशियल जो है उसको कॉज और साइन की टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो क्या फिर फंक्शंस को भी जो है वो इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में एक्सपेंड किया जा सकता है? तो हाँ, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में फंक्शंस को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसकी एक पूरी डेरिवेशन होती है, पर इधर ऑप्शन एंड बेंच में नहीं दी हुई, तो अगर किसी को शौक होगा तो मैं कर दूंगा बाद में। पर इसको जो इसकी जो एक्सपेंशन होती है वो इस तरीके से देखिए, किसी भी फंक्शन को जैसे हम साइंस और कोसाइंस की टर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, उसी तरह हम किसी भी फंक्शन को फ्रॉम n इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी, जैसे पहले हम 1 से इन्फिनिटी जाते थे ना, पर अब n इक्वल्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cn e टू द पावर 2 पाई n x ओवर l पर आयोटा में कैसे बोल सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन को इस तरह एक्सपेंड किया जा सकता है। और जो सी एन्स हैं हमारे, सी एन्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/l, और ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन से निकलता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो होता है वो 2 पाई nx ओवर l जो है वो ऑर्थोगोनल होता है e टू दी माइनस 2 पाई i nx के mx के। तो इस तरह ये आपस में एक्सपोनेंशियल और इसका जो नेगेटिव साइन होता है वो आपस में जो होते हैं ऑर्थोगोनल होते हैं। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो फिर इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है कि फ्रॉम x0 टू x0 प्लस l f ऑफ x और एक्सपोनेंशियल की पावर। तो अगेन क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल वाला फंक्शन इसमें आता होता है i n x ओवर l dx। तो इस तरीके से इसके कोफिशिएंट्स निकाले जा सकते हैं। और ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये रिलेटेड है हमारे जो ए एन और बी एन होते हैं फोरियर सीरीज में, जो रियल फोरियर सीरीज है उसके अंदर जो ए एन और बी एन होते हैं ये उनके साथ इन फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो जो पॉजिटिव आर की वैल्यूज होती हैं वो इस तरीके से रिलेटेड है ए माइनस आई बी एन, और जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो इस तरीके से रिलेटेड है माइनस एन प्लस आई बी एन। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है जो हमारे कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स और फोरियर रियल फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स के दरमियान होता है। अगेन ये रिलेशन भी बड़े इजीली डिराइव किया जा सकता है अगर आप रियल फोरियर सीरीज में जाके उनको उसको एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में साइंस और कोसाइंस को लिख दें, और फिर ये खुद ही बड़ा नेचुरली ये डिराइव हो जाता है सब कुछ। तो इट्स नॉट दैट हार्ड टू डिराइव इट। तो बहरहाल ये हमारे पास है कि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के अंदर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स में भी हम किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन से डील करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है, और इसीलिए ये एडवांटेजेस भी है क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन से डील करना साइंस और कोसाइंस के मुकाबले में जरा ज्यादा सिंपल होता है। तो इस वजह से भी ये एक यूजफुल चीज है हमारे पास, और ये उनके रिलेशन है। तो इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। जो हमारी जो हॉब्सन एंड बेंस में एग्जांपल दी हुई है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स की एग्जांपल दी हुई है, पर ये एक बहुत बोरिंग फंक्शन है मेरी नजर में, इसलिए मैं चाहता हूँ हम इसकी एक्सपेंशन करें। हम अपना फंक्शन जो है ना वो डेल्टा फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस टी ले लेते हैं, जिधर हमारे पास टी जो है वो एक कांस्टेंट हो। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स माइनस टी अपना डेल्टा फंक्शन ले लें, तो डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि लेट से आपके पास कोई भी फंक्शन है एच ऑफ एक्स, और आप उसको इंटीग्रेट करते हैं अपने डेल्टा फंक्शन के साथ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेट से। तो इसमें एच ऑफ टी आ जाता है, यानी डेल्टा फंक्शन जो है वो अपनी जो कांस्टेंट उसके साथ है उसकी वैल्यू हमें उस फंक्शन की वैल्यू दे देता है इंटीग्रेशन के बाद। तो आई होप कि आप लोगों ने डेल्टा फंक्शन पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो बस यही प्रॉपर्टी फिलहाल के लिए अगर आप समझ लें तो काफी है। तो अगर हम इसके लिए फोरियर सीरीज बनाएं तो हमें यानी कि डेल्टा फंक्शन की फोरियर सीरीज चाहिए, तो पहले तो हम डेल्टा फंक्शन के लिए क्या करेंगे, सी एन की वैल्यू निकाल देंगे। तो और मैं इसको फर्ज करें मेरे पास डेल्टा फंक्शन है और मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ इन द रेंज
एज फ्रॉम -पाई टू पाई निकाल लेते हैं चले डेल्टा फंक्शन की, और टी जो है वो फर्स्ट करें उसी के दरमियान में कहीं आता है, तो हमारा जो एल हो जाएगा वो 2 पाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो टोटल इंटरवल होता है जिसके ऊपर हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो सी एन निकालने के लिए एल जो है हमारा 2 पाई हो जाएगा। ये जो हमारा इंटेग्रल है ये 0 से फिर 2 पाई तक जाएगा, और हमारे पास डेल्टा फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स की जगह, सिंपली हम फॉर्मूला यूज करें, और हमारे पास फिर एक्सपोनेंशियल भी आएगा जिसमें 2 पाई आई एन एक्स ओवर क्या आएगा एल डी एक्स, और एल क्योंकि खुद भी 2 पाई के बराबर है, तो इधर मैं अगर 2 पाई पुट कर दूं तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास e टू दी माइनस आई एन एक्स बच जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया। अब अगेन वही हम इस डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि अगर t जो है वो 0 से 2 पाई के दरमियान ही आता है, हम अज्यूम कर लेते हैं, तो ये जो हमारे पास इन दी एंड इंटीग्रल लेने के बाद जवाब आएगा, ये भी हमारे पास जो जवाब आएगा ये होगा 1/2 पाई, और x की जगह हम बस t लिख देंगे इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, तो ये हमारे पास e टू दी माइनस आई एन टी आ जाएगा आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रल। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गया। तो फिर हमारे पास यानी कि डेल्टा फंक्शन की जो फोरियर सीरीज है वो क्या बनेगी, तो डेल्टा फंक्शन की हमारे पास फोरियर सीरीज बन जाएगी, हम 1/2 पाई क्योंकि सी एन से आया और फिर समेशन, सी एन की जगह हम लिख देंगे 1/2 पाई e टू दी माइनस आई एन टी, और e की जगह हम लिख देंगे e टू दी आई एन एक्स। तो ये हमारी समेशन जाएगी फ्रॉम n इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी मैंने 1/2 पाई दोबारा लिख दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू दी माइनस आयोटा में अगर कॉमन ले लूँ और फिर ये ऐड हो जाएंगे बल्कि सब्ट्रैक्ट होंगे, तो आयोटा और आई में कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस टी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी फोरियर सीरीज आ गई है डेल्टा फंक्शन की। अब अगर मैं फॉर t इक्वल्स 0 इसकी फोरियर सीरीज निकालूं, जो कि आमतौर पर डेल्टा फंक्शन होता है, तो फॉर t इक्वल्स 0 आमतौर पे हम इस तरह से डेल्टा फंक्शन को देखने के यूज होते हैं, तो हमारे पास ये फोरियर सीरीज आ जाएगी e टू दी आई एन एक्स, तो जिनको इसके और समेशन भी आएगी, ठीक है, एज n गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो जिनको ये पता है, अब इसको इंट्यूटिवली भी हम देख सकते हैं कि ये ठीक है, क्योंकि x इक्वल 0 पर हमारे पास 1 आता जाएगा, तो जैसे ये समेशन खुलेगी तो x इक्वल 0 पर हमारे पास तो 1 ऐड होते जाएंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1। तो हम ये भी देख सकते हैं कि 1 पर ही हमें पीक मिल रही है, और डेल्टा फंक्शन का अगर आप में से किसी ने ग्राफ देखा हो तो वो होता भी इसी तरीके से है कि x इक्वल 0 पर हमारे पास पीक होती है, सॉरी 0 पर पीक मिल रही है, तो यहाँ से इंट्यूटिवली भी सेटिस्फाई हो रहा है हमारा। तो इस तरीके से हम जो है इसको एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज को हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में, और एक एग्जांपल भी हमने देख ली जो कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अगर किसी का कोई सवाल है प्लीज पूछ। जी, किसी की कोई डिस्कशन या क्वेश्चन, कोई कमेंट? जी, ये इसमें जब रियल फोरियर सीरीज थी उसमें और इसमें जस्ट जो कैलकुलेशन बेस्ड वर्क है उसी का फर्क है, इसके अलावा कोई एडवांटेज भी है? अगर हम इसको जो है मतलब इमेजिनरी जो फोरियर सीरीज है e रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई nx, अगर इस तरह से लिखते हैं कोई और एडवांटेज भी मिलता है? जस्ट यही है कि हमें मतलब कोएफिशिएंट्स इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं, ये कम काम करना पड़ता है? जितना मुझे पता है ये कोफिशिएंट्स ही इजी हो जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा भी ज्यादा इजी होता है, तो हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन लेने के तरीके भी हमारे पास ज्यादा हैं, जैसे कॉशी इंटीग्रल थ्योरम्स हैं, और इस तरीके के हमारे पास थ्योरम्स भी ज्यादा हैं, तो मेरे ख्याल में इसीलिए ये ज्यादा यूजफुल होता है। अगर इसके अलावा कोई है भी तो आई डोंट थिंक आई नो इट, मेरी नॉलेज में नहीं।
हाँ, इसको साजिद एक और तरह से भी देखो ना। फोरियर सीरीज का इस्तेमाल हम करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। और अब जानते हैं कि जितनी भी हमारे फिजिकल प्रोसेसेस या फिनोमिना है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल, या डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो इन जनरल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ जो है, दैट इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन एक्सेलरेशन को आप लिखें तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। वेव इक्वेशन एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ग्रेविटेशनल वेव है, या कोई साउंड वेव है, या किसी भी तरह की फोनॉन वेव है, तो वो भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के जरिए हम समझ लो कि अपना सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब फोरियर सीरीज एक बहुत पावरफुल टूल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का। सवाल आपका ये है कि कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पे है। अब आपको पता होगा कि वेव इक्वेशन से लेकर जितनी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं फिजिक्स में, जिनको अक्सर हम पढ़ते हैं, जब आप उनका सोल्यूशन लिखते हैं तो अक्सर वो सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर आता है। यानी मिसाल के तौर पे आपका जो प्लेन वेव है, कैसे लिखते हैं आप उसको लिखते हैं ई पावर आयोटा एक्स माइनस वी टी, ठीक है ना। ये होती है आपकी प्लेन वेव। और इसका मतलब वेव्स एंड ऑसिलेशंस जहां भी पाई जाएंगी, चाहे वो किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर हैं, चाहे वो किसी पेंडुलम के अंदर हैं, चाहे वो आपका जो पार्टिकल एक सेंट्रल पोटेंशियल के अंदर है, हार्मोनिक पोटेंशियल के अंदर है, मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर है, तो तकरीबन 99% सिस्टम जो है वो हार्मोनिक होते हैं नेचर में। तो वो सारे हार्मोनिक सिस्टम्स के लिए जब आप वेव इक्वेशंस या लिखते हैं या डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखते हैं, तो उनका सोल्यूशन आप प्लेन वेव्स की फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म के अंदर, सॉरी कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स की फॉर्म के अंदर लिखते हैं। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स तो स्टार्ट ही कॉम्प्लेक्स से होती है कि आपका जो वेव फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब ये तो बुनियादी बात है ना क्वांटम मैकेनिक्स की, कि आपका जो वेव फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको आप श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं या हाइजेनबर्ग इक्वेशन कहते हैं, तो वो जो है जब आप उनको सोल्यूशन निकालते हैं तो वो भी क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल एयोटा की फॉर्म के अंदर होते हैं। तो चूंकि हमारे हमारे ज्यादातर सिस्टम्स जो हैं वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से ही रिप्रेजेंट होते हैं, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ज्यादातर सॉल्यूशंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज जो है वो आपको हर जगह पे इस्तेमाल करनी पड़ती है, वरना आप रियल फोरियर सीरीज को एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरे ज़हन में एक चीज है कि जहाँ पे हमने देखा है फोरियर सीरीज का इस्तेमाल, कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज का इस्तेमाल। इसके अलावा किसी के माइंड में कोई और बात है तो वो भी आप करें। टॉपिक्स हमारे यही थे आज तक के। और दूसरा ये कि इसकी एग्जांपल्स देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है फोरियर सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो इसको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, मतलब यहाँ जो मैंने देखे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट्स, वहां पे तो फोरियर सीरीज समझ लें अगर उनको नहीं आती तो फिर वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मटेरियल्स की जब भी आप बात करेंगे तो फोरियर सीरीज आपको चाहिए होगी अपने सिस्टम को समझने के लिए या अपने रिस्पांस फंक्शन को समझने के लिए। एक्सपेरिमेंटलिस्ट जितने भी होते हैं जो लैब के अंदर काम करते हैं लोग, तो उनके पास एक मटेरियल है, उसकी उन्होंने एक्सआरडी कर ली, उसकी कैरेक्टराइजेशन कर ली, मटेरियल बना लिया। अब जब उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है तो जो ग्राफ्स उसके पास आ रहे हैं, मसलन एक मटेरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो बताता है आपको कि ये मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर होगा, कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, क्या इसकी जो है ना वो है फिजिक्स है। तो वो उसके लिए आपके सामने ऑसिलोस्कोप के ऊपर या आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपने एक्सआरडी वगैरह किया है तो आपको एक पैटर्न नजर आता है, वहां से आप फिर नतीजा निकालते हैं कि जी आपका जो मटेरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो हार्मोनिक मोशन कर रहा है या मतलब उसकी अप्रोक्सीमेशन आप करना चाहते हैं। तो वहां पे फिर अब आप क्या करते हैं, फोरियर एनालिसिस करते हैं उस सिस्टम का। तो इवन एक्सपेरिमेंटल वर्क के अंदर भी फोरियर सीरीज इस्तेमाल होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैंने आपको मिसाल दे दी, जैसे एलसी रेजोनेंस सर्किट है फॉर एग्जांपल, वो एक हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटिंग सर्किट बन जाता है।
या इसी तरह से कोई और कॉम्प्लेक्स किस्म के सर्किट्स हैं, तो उनको उनका रिस्पांस देखने के लिए कि जी उनमें जब आप इनपुट देते हैं वोल्टेज, तो आउटपुट के ऊपर आपको क्या मिलता है, ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टर है, डायोड है, ठीक है ना, तो ये जंक्शंस हैं। तो उन जंक्शंस के साथ जब आप उनका रिस्पांस फंक्शन कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है। रियल वर्ल्ड के अंदर आप फिजिक्स में हमेशा रिस्पांस फंक्शन ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इवन ये जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, मतलब किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, ये नॉन सेंस है। हम कभी भी किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट मेजर नहीं करते, ना हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं एब्सोल्यूट। तो हमारे स्कूलों कॉलेजों में ये तो बता दिया जाता है कि जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा किसी रेफरेंस से होगी और वो हमेशा किसी डिफरेंस के फॉर्म में आएगी, इसीलिए आप पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं। लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में नहीं बताया जाता कि ये भी असल में डिफरेंस की फॉर्म में होती है। तो जब भी आप किसी चीज को मेजर करते हैं तो याद रखें आप उसका चेंज मेजर करते हैं, आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी मेजर नहीं करते। चाहे आपके सिस्टम की एंट्रोपी हो, चाहे आपके सिस्टम की एनर्जी हो, चाहे आपके सिस्टम का टेम्परेचर हो, ये चीजें हमेशा डिफरेंस के तौर पे देखी जाती हैं। डिफरेंस पैदा करने के लिए आप उस सिस्टम को परटर्ब करते हैं, आप उसको डिस्टर्ब करते हैं, आप उसको इनपुट देते हैं कुछ ना कुछ, तो वो फिर आगे से रिस्पॉन्ड करता है। तो वो जो रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स को समझने के लिए आपको फोरियर सीरीज की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए फोरियर सीरीज को कहा जा सकता है कि ये वन ऑफ दी यानी बिल्डिंग ब्लॉक है थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल और सारी की सारी फिजिक्स, और इवन फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री और बायो में भी। जहां भी आप कोई चीज स्टडी करना चाहेंगे तो आपको अगर उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना है तो वो फोरियर एनालिसिस की टेक्निक इस्तेमाल होती है वहां पे। इवन बायोलॉजिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं कि बैक्टीरिया ले लिया है, अब आपने उसके ऊपर कोई सोल्यूशन डाला है या उसके ऊपर कोई ना कोई परटर्बेशन की है, तो आप देखना चाहते हैं वो बैक्टीरिया जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, तो आपको सिग्नल मिलता है और उस सिग्नल को फिर आपने क्या करना है, आपने उसका फोरियर एनालिसिस करना है। डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब जो हैं वो पेशेंट को चेक करना चाहते हैं, तो उनके पास जो मशीन पड़ी होगी उसके ऊपर भी कोई रिस्पांस ही आ रहा होगा ना जिसको उन्होंने चेक करना है, तो वो रिस्पांस का जो एनालिसिस है वो भी फोरियर एनालिसिस के थ्रू होगा। इसी तरह कोई आर्किटेक्चर है और वो कहता है कि जी मैंने खास तरह की बिल्डिंग बनानी है, तो वो एक सिमुलेशन बनाता है अपने कंप्यूटर के ऊपर, और वो सिमुलेशन में जो है वो पिलर्स खड़े करता है और छतें बनाता है और कमरे बनाता है और हाइट विड्थ एरियाज, ये सारी चीजें मैनेज करने के बाद वो प्रोग्राम रन करता है। तो वो देखता है कि जी इसका कोई ना कोई रिस्पांस आया कि आपकी बिल्डिंग कितने साल में गिरेगी, इसमें कौन सा मटेरियल लगाएंगे तो क्या रिस्पांस आएगा उसका, तो वो भी असल में रिस्पांस फंक्शन ही कैलकुलेट कर रहा होता है। यानी मैं ये बता रहा हूँ कि ये हर साइंस के अंदर ये होता है। इसलिए आप देखेंगे कि हर यूनिवर्सिटी के चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, हर जगह पे फोरियर सीरीज पढ़ाई जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ साइंस के जिसके जरिए आप एनालिसिस कर सकते हैं अपने सिस्टम या किसी प्रोसेस का। हाँ जी भाई, तो जी इसमें एक मैं ऐड कर दूं एक बात। जी एक इसमें अनऑर्थोडॉक्स एक एग्जांपल म्यूजिक की भी है कि जब हम म्यूजिक में कोई कॉर्ड बजाते हैं, मैं खुद भी गिटार बजाता हूँ, तो उसमें 3-4 नोट्स होते हैं। तो फर्ज करें मैं ए कॉर्ड बजाता हूँ ना, तो उसमें सबसे जो वाज़ेह नोट होता है वो ए नोट ही होता है। तो अगर हम उसकी भी फोरियर सीरीज बनाए ना, तो हर नोट की ना एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो भी हम फ्रीक्वेंसी हम ये बता सकते हैं। फर्ज करें हमें कॉर्ड नहीं पता, लेकिन हमारे पास सिर्फ वो किसी हमने बस आवाज सुनी है, तो उस आवाज को हम कंप्यूटर में ले जाके और फोरियर सीरीज से उसके कोफिशिएंट्स निकाल के, और जिस कोफिशिएंट का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है ना, वो हम देख सकते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, और हम इस तरह बता सकते हैं कि कौन सी कॉर्ड बजाई गई है। तो म्यूजिक में भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, और इलेक्ट्रिक गिटार्स वगैरह भी इसी पर काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी मिसाल दी है। इसमें भी मैं दो बातें करना चाहूंगा। एक तो म्यूजिक के हवाले से, जैसे आपने देखा है, आपको पता है वो म्यूजिक में जो इस्तेमाल होती हैं वो हार्मोनिक सीरीज होती हैं ना, मतलब हार्मोनिक सीरीज को बेसिकली इस्तेमाल करके गिटार वगैरह को या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून किया जाता है। तो वो जो हार्मोनिक सीरीज हैं उनको भी फोरियर सीरीज के सम के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, जो फ्रीक्वेंसी का लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया तो मेरे जहन में आ गया कि ये बात हम मिस कर गए हैं सारे लेक्चर में। फ्रीक्वेंसी देखें, आप क्या कर रहे हैं, आप एक फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है जी, चाहे वो पीरियाडिक है, नॉन पीरियाडिक है, कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, आप उसकी फोरियर सीरीज लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ
कोसाइन एंड साइन। अब कोसाइन और साइन के जो आर्गुमेंट्स हैं दे रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी दफा पर यूनिट टाइम आपका सिस्टम अब किसी खास बिहेवियर को रिपीट करता है। ठीक है, तो म्यूजिक में भी ये बात ठीक है और ये रियल वर्ल्ड में भी ठीक है कि रेपिटेशंस होती हैं, खास इंटरवल के बाद आपका सिस्टम और अपना पूरे का पूरा पैटर्न जो है वो रिपीट करता है। तो हम कहते हैं कि जी फंक्शन पीरियाडिक हो जाता है, और अगर वो नॉन पीरियाडिक है तो हम उसकी एक्सटेंशन करके फिर उसको पीरियाडिक ही बना लेते हैं, ताकि उसके जो नॉन पीरियाडिसिटी है या उसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो उसके अंदर छुप जाए, पीरियाडिसिटी और कंटिन्यूटी के अंदर छुप जाए, और आपको एक एवरेज जो है वो रिजल्ट जो है वो उसका मिल जाए। जिस तरह मैंने मिसाल दी थी सेंटर ऑफ स्फीयर की। तो कहने का मकसद ये है कि ये फ्रीक्वेंसी का बड़ा किरदार है। और फोरियर सीरीज का एक बड़ा फायदा ये भी है कि जैसे इन्होंने म्यूजिक की मिसाल दी, वहां से मेरे जहन में ये बात आई कि अब आपके सामने एक सिस्टम है, एक नोट है, एक म्यूजिकल बीट है। अब उसमें वो बहुत सी फ्रिक्वेंसीज का मजमुआ है, उसमें बहुत सी तारें हैं जिनको इन्होंने छेड़ा है, और बहुत सी जगहों से उन तारों को छेड़ा है। कोई तार मोटी थी, कोई बारीक थी, कोई किसी की लेंथ कुछ थी, किसी की लेंथ कुछ थी। तो ये मुख्तलिफ, और फिर ये सिर्फ एक गिटार की बात नहीं है, ये और बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब की फ्रिक्वेंसीज का एक मजमुआ जो है ना वो आपको मिलता है जब आप कोई म्यूजिक सुन रहे होते हैं। आपकी रियल वर्ल्ड भी ऐसे ही है कि जब आप देखते हैं मिसाल के तौर पे कि जी धूप निकली हुई है और आसमान नीला नजर आ रहा है, तो वहां पे भी बहुत सी फ्रिक्वेंसीज हैं जिनका एक मजमुई तासुर जो है वो आप देख रहे होते हैं नीले आसमान के अंदर या किसी और चीज के अंदर। तो आपकी जो रियल वर्ल्ड है वो भी इसी तरह से म्यूजिक की तरह ही है, उसके पीछे भी बहुत सी फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो काम कर रही होती हैं, और वो उनका जो चूंकि हमें उनका एक एवरेज इफेक्ट मिल रहा होता है, तो हम इसलिए उनको इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसीज के तौर पे नहीं देख पाते, हमें ओवरऑल उसका एक पैटर्न जो है वो मिल रहा होता है अपने सिस्टम का। तो फोरियर सीरीज क्या कर रही है? फोरियर सीरीज एक्सपैंड कर रही है इन टर्म्स ऑफ दोज फ्रीक्वेंसीज। फोरियर सीरीज आपको उस गहराई के अंदर ले जा रही है कि जी ये वो बुनियादी फ्रीक्वेंसीज थी जिनसे मिलकर आपका सिग्नल बना है, जिनसे मिलकर आपका म्यूजिक बना है। तो ये भी एक फोरियर सीरीज की बहुत बड़ी इंट्यूशन है कि आप किसी भी सिस्टम के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं, पीरियोडिक फंक्शन के अंदर फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं, तो उन इंडिविजुअल या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म के अंदर आप अपने सिस्टम को समझ सकते हैं या उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, और आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये वो फ्रीक्वेंसीज थी जो मिलकर आपको ये ओवरऑल एक्स स्क्वायर या जो भी पीरियोडिक फंक्शन था आपका वो आपको दे रही थी। तो ये भी एक बड़ी मजेदार चीज है, और थैंक्स फॉर हसन के म्यूजिक का जिक्र उन्होंने किया, और मैं समझता हूँ इट्स वन ऑफ द वंडरफुल एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द फोरियर सीरीज। बाकी किसी स्टूडेंट को का कोई क्वेश्चन या कोई डिस्कशन में हिस्सा लिया करें, थोड़ा आप बताया करें कि आप क्या समझ रहे हैं और आपकी क्या सोच है, मतलब या क्या आपने फ्रेम किया है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने चीज आपको लगता है आपने समझ ली है, लेकिन व्हेन यू रिपीट इट तो यू कैन नॉट तो तब आपको समझ आ जाती है कि ये मैंने पूरा नहीं समझा। जिस तरह वो आइंस्टाइन ने आई थिंक कहा था कि, या फाइनमैन ने, कि अगर आप किसी को समझा नहीं सकते तो इसका मतलब आप खुद भी नहीं समझे हुए। तो आप थोड़ा सा गुफ्तगू किया करें बाकी लोग भी, ताकि हमें भी थोड़ी सी कुछ न्यू इंसाइट्स मिलें। जैसे हसन ने बात की है तो मेरे जहन में एक और बात आ गई, आप भी फोरियर सीरीज के हवाले से या इन जनरल फिजिक्स में किस तरह इसका इस्तेमाल होता है, फ्रीक्वेंसीज का, पीरियोडिसिटी का, कंटिन्यूटी का, उसके ऊपर कोई कमेंट देना चाहें तो। और अली भाई इधर एक और मजे की बात ये भी आती है कि इस सब चीज की बेस हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, वो ना हो तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इधर बिल्कुल सारी लीनियर खूबसूरती अलजेब्रा है, सुपरपोजिशन की है। हाँ इसीलिए हमने वो सिलसिलावार जो है ना, वो हमारा जो ये जो सीरीज चल रही है ना, हम इसको एक लॉजिकल ऑर्डर में चला रहे हैं, वरना तो क्रोनोलॉजिकली तो चीजें कभी पहले और कभी बाद में आती रही हैं, या इवन जो टीचर्स पढ़ाते हैं कोर्सेज वो भी कोई इतना लॉजिकल नहीं होता। तो मेरी कोशिश यही थी कि वो
मतलब जैसे अभी आपने बात की कि फोरियर सीरीज के पीछे सुपरपोजिशन खड़ी हुई है, और सुपरपोजिशन बेसिकली लीनियर अलजेब्रा की बुनियाद है। तो लीनियर अलजेब्रा से पहले अगर स्टूडेंट को नहीं पता कि वेक्टर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना, फंक्शंस क्या होते हैं, और लीनियर अलजेब्रा से पहले उनको अलजेब्रा नहीं पता कि अलजेब्रा क्या होता है, और फिर अलजेब्रा के साथ कैलकुलस कैसे इस्तेमाल की जाती है, और पोलिनोमियल्स क्या होती हैं, तो इसीलिए हमने इसको पूरी एक कोशिश की है कि एक लॉजिकल ऑर्डर दिया जाए, ताकि जो कंसेप्ट बाद में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी बुनियाद पहले से इन्होंने समझी हो और उसके ऊपर पहले से हमने गुफ्तगू कर ली हो। तो यस ऑफ कोर्स सुपरपोजिशन इज मतलब यही है ना कि आप, और सुपरपोजिशन से भी मैं अगर थोड़ा सा मुझे इजाजत दें तो मैं इससे भी थोड़ा सा भारी लफ्ज बोलना चाहता हूँ, बड़ा लफ्ज बोलना चाहता हूँ, और वो है बेसिकली फिलोसफी ऑफ रिडक्शनिज्म। पूरी की पूरी साइंस इस पे खड़ी हुई है। तो ये भी चीजें देखनी चाहिए आपको अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट हो कि इंसान चीजों को समझता कैसे है। ये एक बड़ा सवाल है, हाउ ह्यूमंस थिंक। तो उसमें रिडक्शनिज्म का बड़ा एक किरदार है, जो कि साइंस जो है वो इसके ऊपर खड़ी हुई है। और वो ये है कि आप एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, फिनोमिना को जब भी समझना चाहते हैं तो आप उसको हमेशा रिड्यूस कर लेते हैं स्मॉल, इजी, एक्सेसिबल और कॉम्प्रिहेंसिबल प्रॉब्लम्स के अंदर। तो आप एक बड़े प्रोसेस को छोटे छोटे प्रोसेस में तकसीम करते हैं, और फिर हर प्रोसेस को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, उसके अंदर डिटेल में स्टडी करते हैं, एंड देन आप सम अप करके अपना जो ओरिजिनल आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है उसको आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये सिचुएशन सिर्फ किसी विद इन स्पेसिफिक साइंस नहीं है, ये ओवरऑल साइंस ऐसी है, मतलब ओवरऑल नॉलेज भी ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे इंसानों ने आज से 4000-5 साल पहले की जो हमारी तारीख है, जब सोचना शुरू किया था चीजों के बारे में, तो वो फिलॉसफी में सोचता था, जनरल टर्म्स के अंदर सोचता था। बड़े मतलब उस वक्त साइंसेस उस तरह से डेवलप नहीं हो सकी थी, तो अभी फील्ड्स डिवाइड नहीं हो रहे थे। लेकिन अरिस्टोटल तक आते आते उसने जो है पहली दफा आपको बताया कि जी हर फील्ड को अलग, हर चीज को अलग अलग एक सब्जेक्ट के तौर पे भी स्टडी किया जा सकता है। जो चीजें मादे और तवानाई से ताल्लुक रखती हैं उनको आप फिजिक्स में स्टडी कर सकते हैं, जो चीजें आपके ख्यालात से ताल्लुक रखती हैं वो मेटाफिजिक्स में स्टडी हो जाएंगी, जो चीजें जानदार हैं वो मतलब बायोलॉजी में स्टडी हो जाएंगी। तो ये सब्जेक्ट्स की डिवीजन हमने की, उसका भी मकसद ये भी रिडक्शनिज्म था कि आपके सामने पूरा आपका कायनात का तजर्बा आता है, और उस कायनात के अंदर आसमान है, बादल हैं, रंग हैं, आवाजें हैं, खूबसूरती है, बदसूरती है, और वो सारा कुछ है, ठीक है ना। और आप क्या करते हैं जी, उस पूरी कायनात का जो पूरा आपका लाइफ एक्सपीरियंस है उसको आप रिड्यूस कर देते हैं इनटू डिफरेंट फील्ड्स। आप कहते हैं कि जी अच्छा, अगर मेरा पेट खराब है तो उसके लिए मैंने म्यूजिक नहीं सुनना, उसके लिए मैंने दवाई खानी है। और अगर मेरा मूड खराब है तो उसके लिए मैंने दवाई नहीं खानी, उसके लिए मैंने म्यूजिक सुनना है। तो मैं समझ रहे हैं ना। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि किस तरह हमने फील्ड्स में चीजों को डिवाइड किया। देन हमने एक एक फील्ड पकड़ना शुरू किया, और इसके लिए हमें जरा टाइम लग गया, 1500 साल लग गए हमें वेस्ट तक आते आते। तो वेस्ट में जब चीजें पहुंची तो उन्होंने एक एक फील्ड को पकड़ना शुरू किया। एक आदमी जो है वो अपनी जिंदगी का एक बड़ा अरसा जो है वो एक खास चीज पे सर्फ करता था और उस पर रिसर्च करता था। तो करते 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 आपके जो फील्ड्स हैं उनके अंदर जब बहुत ज्यादा मवाद और तरक्की आ गई, तो फिर आपने कहा कि नहीं, अब ये जो फिजिक्स है ना ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड बन गया है, अब इसको भी तोड़ो, इसको भी छोटे छोटे फील्ड्स में डिवाइड कर दो। और फिजिक्स के आपको 20-25 फील्ड्स मिल गए, बायोलॉजी के 20-25 फील्ड मिल गए, इसी तरह केमिस्ट्री के और म्यूजिक के, और हर नॉलेज जो है, हर फील्ड जो है उसके मजीद आगे जो है वो सब फील्ड्स बन गए। अब सब फील्ड के अंदर मिसाल के तौर पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स आ गई है, पार्टिकल फिजिक्स आ गई है, फिलहाल आ गई। उसके अंदर भी जब बहुत ज्यादा काम कर लिया आपने गहराई में, तो आपको पता चला कि अब इसको भी तोड़ना पड़ेगा। अब मजीद स्पेशलाइजेशन की स्पेशलाइजेशन, और फिर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कि जी एक फील्ड को दूसरे फील्ड के साथ जोड़ के देखो। तो हम इस तरह से नॉलेज हासिल करते आए हैं, और ये सारा प्रोसेस हमारे माइंड के अंदर हो रहा है। क्योंकि रियलिटी में जो आपकी जो एक नीले आसमान को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इतना कुछ पढ़ना पड़ रहा है, कि आपको गैसेस भी पढ़नी पड़ रही हैं, आपको लिविंग और नॉन लिविंग की चीजें भी समझनी पड़ रही हैं, आपको कलर और फ्रिक्वेंसी का ताल्लुक समझना पड़ रहा है, आपको मैथमेटिक्स अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है, जिसकी टर्म्स के अंदर आप जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंट्रैक्शन लिखेंगे मैटर के साथ। तो ये सारा कुछ करने के बाद आप इस नीले आसमान को समझना चाहते हैं कि ये नीला क्यों होता है। तो आप समझ रहे हैं कि एक
फिनोमिना, एक एक्सपीरियंस जब आपके सामने आता है तो वो हमेशा एक कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर, एक एवरेज फॉर्म के अंदर आता है। लेकिन फिर इंसान के जहन की ये खूबसूरती भी है और इसका ये कारनामा भी है कि ये उसको तोड़ लेता है छोटे छोटे हिस्सों में और छोटे छोटे फील्ड्स के अंदर इसको डिवाइड करता है, और फिर उन फील्ड्स को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना शुरू करता है। तो फोरियर सीरीज भी ऐसा ही एक कारनामा है कि हमारे सामने एक सर्किट का जो है रिस्पॉन्स आता है, हमारे सामने एक मटेरियल का रिस्पॉन्स आता है, ठीक है ना। तो वो ग्राफ के अंदर सारा कुछ होता है, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, या सर्किट है तो करंट और वोल्टेज, ये सारा कुछ जब आपके सामने आता है तो वो एक एवरेज एक्सपीरियंस होता है। उसको फिर अब आप एक फंक्शन की शक्ल में लिखते हैं, फिर उस फंक्शन को तोड़ते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, और उन छोटे कंपोनेंट्स को तोड़ने के प्रोसेस को आप कहते हैं कि ये सीरीज है। और इस तरह से फिर आप जो है वो अपने कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को सिंपल प्रोसेसेस की शक्ल में समझते हैं। तो एक पूरी म्यूजिकल नोट है जिसको आप एफ ऑफ एक्स कहेंगे, और फिर जब आप उसको एक्सपैंड करेंगे कॉज और साइन के अंदर, तो हर कॉज और साइन का जो आर्गुमेंट है दैट विल बिकम अ फ्रीक्वेंसी। तो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड, खास टाइम पीरियड में जो वो रिपीट करता है अपनी फ्रीक्वेंसी को। तो उन फ्रीक्वेंसीज को जब आप देखेंगे तो वो फिर आपको बताएंगे कि जी इस वक्त आपने इस तार को छेड़ना है, तो उससे ओवरऑल ये वाला म्यूजिक एक्सपीरियंस जो है वो जन्म लेगा। जी रिजवान, आप वो बात करना चाहते हैं? सर मैंने ये पूछना था कि हम फोरियर सीरीज में कॉम्प्लेक्स सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में दोनों आ रहे हैं हमारे पास, इमेजिनरी भी है और रियल पार्ट भी है। तो क्या ये रियल पार्ट सिर्फ वेव्स की ग्रोथ रेट को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इमेजिनरी जो यूज होता है वो वेव्स के डिके को स्टडी करने के लिए यूज होता है, या फिर इसको कह सकते हैं कि वेव्स की इंस्टेबिलिटीज को स्टडी करने के लिए इमेजिनरी पार्ट यूज होता है? हाँ, इसमें यार ये डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर। समटाइम्स आपका जो डिके है, एक तो सीधी सी बात है, अगर आपका फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल है और उसका आर्गुमेंट रियल है, तो वो ऑसिलेट नहीं कर रहा फंक्शन। फंक्शन ऑसिलेट तब करता है, या ऑसिलेट करने का मतलब पीरियोडिक तब होता है जबकि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स पार्ट मौजूद हो। इसी वजह से आप जब अपने हार्मोनिक सिस्टम्स को का सोल्यूशन लिखते हैं तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो अब एक तो ये बात है कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है वो या कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है पीरियोडिसिटी को, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक इन्फिनिट स्क्वायर वेल ले लें, फॉर एग्जांपल मैं क्वांटम मैकेनिक्स से मिसाल ला रहा हूँ, और उसके ऊपर आप एक वेव जो है वो उस जंक्शन के ऊपर जो है वो इंसिडेंट वेव भेजें, तो क्या होता है वहां पे, या तो वो कुछ हिस्सा वेव का रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो अंदर चला जाता है, उसके स्क्वायर वेल के अंदर चला जाता है। और उस वेल के अंदर जाके जब आप उसका वेव फंक्शन लिखते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, मतलब वो e⁻⁻α समथिंग आप लिखते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो वहां पे आप कहते हैं कि जूं जूं आपका पार्टिकल अंदर जाता जाएगा या वेव अंदर जाती जाएगी, मजीद डेप्थ में एक्स बढ़ता जाएगा, तो आपका जो फंक्शन है वो डिके करेगा। तो ये लाजमी नहीं है कि इमेजिनरी पार्ट ही वेव के डिके को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो आपका रियल पार्ट भी वेव के डिके को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन के ऊपर। ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो मैंने बताया कि वो ऑसिलेटरी सिस्टम्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर डैम्पिंग को देख लें, आई थिंक मैंने देखी है वो मिसाल, मुझे एक मिनट दें जरा, मैं किताब से दोबारा उसको देख सकूं। जो जो आपकी डैम्पिंग है, ठीक है ना, डैम्पिंग फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है और आप उसकी डैम्पिंग देखना चाहते हैं, तो वो अक्सर रियल पार्ट होता है, वो इमेजिनरी पार्ट नहीं होता। तो कहने का मकसद है कि एयोटा वाला जो पार्ट है वो अक्सर ऑसिलेशंस या पीरियोडिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपका सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है अराउंड सम पॉइंट, और जो रियल पार्ट है दैट रिप्रेजेंट्स द डिकेज। बट इन सम केसेस मे बी केस के उलट भी हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का जनरल रूल है कि आप डिके या ऑसिलेशन को करें। बाकी जो कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज का इस्तेमाल है वो मैंने आपको बताया है कि चूंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम,
फोरियर सीरीज के थ्रू, और वो उनका सोल्यूशन अक्सर जो है वो ऑसिलेटरी होता है। तो वहां पे फिर बेहतर होता है कि आप डायरेक्ट फोरियर सीरीज लिखने की, रियल फोरियर सीरीज इस्तेमाल करने की बजाय कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपको पता है ना आपका सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है। तो इस ऑसिलेट कर रहा है तो फिर वो एओटा की फॉर्म में ही कॉज और साइन के फंक्शन आपको पता है कि वो ऑसिलेशन करते हैं, मतलब डिफरेंट, आप कॉज को ड्रा करें या साइन के फंक्शन को ड्रा करें तो वो ऑलरेडी ऑसिलेटरी है। तो क्यों आपने जो है वो रियल के अंदर रहना है और इमेजिनरी के अंदर नहीं जाना, जब आपको पता है कि आप इमेजिनरी जो पार्ट है, इमेजिनरी सॉरी कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन है उसको आयलर थ्योरम इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म के अंदर। एक बात, दूसरी बात ये भी है कि अगर आपके कॉस और साइन है उनकी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स लेना मुश्किल है। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि एक बहुत बड़ा आपके पास फंक्शन है जिसके अंदर 7-8 पैरामीटर्स हैं, तो उसको अगर आप एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लेंगे तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तीसरी बात एक और मैं करना चाहूंगा, वो ये कि जैसा कि आपने बात की कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन के दो हिस्से होते हैं, रियल और इमेजिनरी। तो एक थ्योरम था जिसको हमने छोड़ दिया है, परसेवल्स थ्योरम। वो बेसिकली भी इस्तेमाल होता है बहुत सी कैलकुलेशंस के अंदर। तो वहां पे आप देखेंगे कि किस तरह कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज इस्तेमाल होती हैं। वो है आपका जो फंक्शन है जिसको आपने लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में या एओटा की फॉर्म के अंदर या रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स की फॉर्म के अंदर, उसका जो मॉड स्क्वायर है वो समटाइम्स प्रोबेबिलिटीज या एवरेजेस निकालने के काम आता है। जिस तरह क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन का जब हम मॉड स्क्वायर करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी देता है ना, तो इसी तरह से समटाइम्स आपके फंक्शंस के जो मॉड स्क्वायर होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं। और वो मॉड स्क्वायर निकालना आसान हो जाता है अगर आप उसको रियल पार्ट का मॉड स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के मॉड स्क्वायर के तौर पे देख रहे होंगे। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट बेसिकली जो वैल्यूज हैं वो तो रियल ही होती हैं ना, अयोटा लगा के हम उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो वो अलग-अलग से आप निकालते हैं और उनके ऊपर ये कंडीशंस अप्लाई कर लेते हैं। तो परसेवल्स थ्योरम को भी आप देखें, वो भी आपको कुछ हेल्प करेगा कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज को समझने में, उसके इस्तेमाल को समझने में। हाँ। बस अभी हम खत्म कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये मीटिंग, तो क्योंकि हमारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। जैदी साहब, पासवर्ड का आप क्या करना है अभी, बस खत्म कर रहे हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर दूंगा शेयर। पिछली भी रिकॉर्डिंग जो है वो पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक उसको बस थोड़ा सा एडिट करना बाकी है। जी जी, मैंने उनका मैसेज देख लिया था, लेकिन अब जाहिर है वो इट्स ऑलरेडी वेरी मच लेट। तो जी, लास्ट कमेंट किसी का कोई? अरे भाई, ये जो जी हमारी बड़ी लास्ट है रिडक्शनिज्म की, ये कहीं पे खत्म भी होगी? यानी हम बस रिड्यूस किए ही जा रहे हैं, और मुझे तो लगता है हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन भी आ गई तो हम कहेंगे नहीं, इससे भी और नीचे जाना चाहिए, इसकी भी कोई रीजन होनी चाहिए। दो दो चीजें हैं, शायर और मुफक्किर। शायर से मेरी मुराद ओवरऑल पोएटिक्स है, जिसमें सारा कुछ आ जाता है, मुसव्वरी, आर्ट, म्यूजिक। कायनात खूबसूरत है और कायनात रीजनेबल है, ये दो बड़े मसले हैं हमारे। तो जब तक कायनात हमें खूबसूरत लगती रहेगी हम आर्ट को जन्म देते रहेंगे, और किसी एक म्यूजिक के ऊपर सारी इंसानियत जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी कि हाँ ये जो बीट बन गई है, ये जो पेंटिंग बन गई है पिकासो की, बस अब खत्म हो गया आर्ट। और इसी तरह रीजनिंग के अंदर भी जब तक कायनात हमें रीजनेबल लगती रहेगी हम चलते जाएंगे, ये नहीं कभी खत्म होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक गाना सुन रहे हैं और आप उसमें खो गए हैं और आप कह रहे हैं कि यार इससे बेहतर तो गाना मैंने सुना ही नहीं है कभी, लेकिन थोड़े अरसे बाद कोई और गाना लगता है और आप कहते हैं यार ये तो उससे भी अच्छा है। समझ रहे हैं ना? तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है सर। दिस इज द कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस क्या से कह सकते हैं, लाइफ ऑफ द यूनिवर्स। और बड़ी खूबसूरत है ये यूनिवर्स। और कब और हमें हर दफा जब हम थोड़े से मुतमईन होने लगते हैं हमें कुछ नया दे देती है। कभी हमें बता देती है कि जी इलेक्ट्रॉन सुपरपोजिशन में है, और हम फिर परेशान हो जाते हैं। पिछला 100 साल हो गया हम सर खपा रहे हैं कि भाई ये सुपरपोजिशन होती क्या है क्वांटम की। और कभी हमें पता चलता है कि जी वो एक ब्लैक होल नामी चीज भी आसमान में है,
जिसके अंदर जाके जो है ना वो सिंगुलैरिटी आ जाती है। तो वो क्या चीज है, मतलब डार्क मैटर आ गया, डार्क एनर्जी आ गई। तो इसी तरह आर्ट के अंदर भी है, कभी क्लासिकल आर्ट था, फिर रोमांटिसिज्म आ गया, फिर रैशनलिज्म आ गया, फिर फ्लाइज्म आ गया, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया। हाँ जी, चीजें चलती जा रही हैं बस। ये मेरा ख्याल है कि यही जिंदगी है, यानी ये एक्सप्लोर करना ही लाइफ है। ये यही लाइफ है, और कुछ लाइफ नहीं है कि आप, कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई लिखा हुआ उसूल नहीं है कि जिसको आपने फॉलो करना है। इसीलिए फिजिक्स को भी इस तरह से देखना चाहिए। फिर तो तब फाइनमैन देखता था, इसीलिए वो ड्रम भी बजा लेता था, और जो है वो क्यूएफटी की कैलकुलेशंस भी कर लेता था। तो कहने का मकसद ये है कि यही लाइफ है। जब आप इसको एक लाइफ के तौर पे देखेंगे ना, तो फिर ये सवाल नहीं जन्म लेगा कि ये सबका, ये बिल्कुल वही बात है कि यार छड्डो जी की करना है, आखिर मारी जाना है। वो भाई मरना मसला नहीं है, जिंदा रहना मसला है। ठीक है ना, मौत कभी भी मसला नहीं है। मौत तो आपके इख्तियार में ही नहीं है, तो वो मसला कैसे हुआ? मसला तो वो होता है जो आपके इख्तियार में हो और आप खुद उसका बेड़ा गर्क करें तो तब मसला होता है ना। तो मैं इस तरह से चीजों को देखता हूँ कि लाइफ है तो फिजिक्स भी एक लाइफ है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे फिजिक्स आ गई है या मैंने समझ लिया है। न्यूटन को देखो, सारी उम्र लगाने के बाद, कैलकुलस ईजाद करने के बाद और ग्रेविटी ईजाद करने के बाद, वो क्या कह रहा है कि जी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़े समंदर के किनारे पे खड़ा हुआ हूँ और मैं कंकरियां चुन रहा हूँ। यानी उसने जो अपनी कैलकुलस और ग्रेविटेशनल का लॉ है उसको कंकरी कहा है कि ये इल्म का समंदर इतना बड़ा है कि मेरे पास अभी तक कुछ नहीं आया। तो मेरा ख्याल है हम न्यूटन से तो बहुत ही छोटे हैं ना। लेकिन हमारे अंदर भी ये एटीट्यूड आ जाता है कभी कभी कि जी हमें बड़ी फिजिक्स आती है और हमने सारा कुछ सीख लिया है, अब हमें कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। तो कायनात की वसअत हमें ये सबक देती है कि हमें जो है वो हमेशा सीखते रहना है और हमेशा, और इसमें इसमें फन पैदा करना है। मतलब ये सिर्फ डिग्री लेने का काम नहीं है, ये जिंदगी है, ये लाइफ है। ठीक है ना, आप डिग्री इसलिए नहीं लेते कि आपने जो है वो उस डिग्री को खाना है या उस डिग्री को ओढ़ना है, नहीं। आप डिग्री इसलिए लेते हैं ताकि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेहतर हो सकें और आपको मजीद आगे जाने का मौका मिल सके और आप मजीद आगे जो है वो चीज़ों को समझ सकें और उनको उनसे मजीद लुत्फ अंदोज हो सकें। ये वो चीज़ है जो हमारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कम पाई जाती है, पैशन, पैशन फॉर लर्निंग, पैशन फॉर नॉलेज। तो ये एक ओवरऑल इन्वायरमेंट का हिस्सा होता है। जिन सोसाइटीज के अंदर, जिन मुल्कों के अंदर ये इन्वायरमेंट बन चुका हुआ है, वहां पे हर आदमी, जर्मनी का 100% लिटरेसी रेट है, लोग किताबें लिखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं अक्सर ये सोचता था कि देखें, एक ब्लैक होल है या एक स्ट्रिंग थ्योरी है, लेकिन उसके ऊपर आप किताबें खंगालना शुरू करें, इतने ऑथर्स, इतनी किताबें आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। वो क्या बता रहे होंगे, हर बंदा नई किताब में क्या कोई नई इक्वेशन लेके आता है। ब्रायन ग्रीन ने जो बतानी है स्ट्रिंग थ्योरी, वो को डिफरेंट होगी, जो मैक्स टैगमार्ट से डिफरेंट होगी, समझ रहे ना। लेकिन हर एक का अपना एक फ्लेवर है। ये ऐसा ही है कि हम खाते इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें पेट भरना है, हम इसलिए भी खाते हैं कि खाना भी एक मतलब आर्ट है, खाना भी एक फन है, जिंदगी का खाना भी एक एंजॉयमेंट है। तो जब आप उस खाने में एंजॉयमेंट शामिल करते हैं तो सेहत भी बनती है और आप खुश भी रहते हैं, वरना फिर आप सड़े सड़े रहते हैं। रिजवान, आप कुछ कह रहे थे? मेरा ख्याल है आज हमने फिलॉसफी ज्यादा कर ली है और फोरियर सीरीज 1 घंटे की है। तो अच्छा है, ये भी कभी कभी इस तरह की लेकिन बात भी मजा होनी आया। चाहिए। हाँ, इस तरह की बातें भी होनी चाहिए कभी कभी, लेकिन कभी कभी। ओके जी, मेरा ख्याल है अब हम इसको खत्म कर रहे हैं। और नेक्स्ट आई थिंक, लेट मी चेक, नेक्स्ट हमारा जो स्केड्यूल था उसमें क्या है। आई थिंक जी, जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था उसमें नेक्स्ट ये है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। तो फोरियर सीरीज तो हमने कर ली है, फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने करना है। तो इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म और लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ये दोनों हम देख लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं चाह रहा हूँ कि हम जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस पे जाएं। और बड़े जो टॉपिक्स हैं हमारे वो यही रह गए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और
स्पेशल फंक्शंस है, दूसरा टॉपिक ये होगा स्पेशल फंक्शंस। इसीलिए मैंने ये डिराक डेल्टा फंक्शन भी अभी तक नहीं करवाया कि इसको मैं स्पेशल फंक्शन समझता हूँ, तो मैं इसको भी स्पेशल फंक्शन में शामिल करूंगा। तो बेसल फंक्शन, न्यूमन, हैंकल, लेजेंडर, हर्माइट, लैगुएरे फंक्शंस, ये सारे उसमें आ जाएंगे। और आखिर पे स्टैट और प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है उसको हम थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि डिस्कस करूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि किसी स्टैट के प्रोफेसर को इनवाइट करूँ, क्योंकि मैं खुद इसमें थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। और हम ज़्यादातर हम लोग फसी भी, बिलाल भी, हम लोग जो है ना वो एनालिसिस का काम करते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स का काम नहीं करते, यानी हम एनालिटिकल मेथड्स इस्तेमाल करते हैं या लीनियर अलजेब्रा इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्टैट एक डिफरेंट चीज है और डिफरेंट एंगल्स है। लेकिन चूंकि आपकी जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है उसमें इसका इस्तेमाल है, क्वांटम मैकेनिक्स में इसका इस्तेमाल है क्वांटम स्टैट के अंदर, तो हमें इसकी थोड़ी सी जो है ना हाउ नाउ होनी चाहिए। तो मैं किसी स्टैट के प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें इसके ऊपर जो है वो एक पॉपुलर सा लेक्चर दे दें। तो अभी जो प्लान है वो ये है कि हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कर लें, और लेट मी चेक के ऑप्शन की बुक में और क्या है। आप लोग भी डिफरेंशियल अगर इक्वेशन से पहले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल थियरी नहीं करनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, हाँ वो भी करने तो हैं हमने, मेरे तो जहन से वो निकल गया था। असल में हमने उसको रखा था कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि भाई ये बहुत हैवी चीज है तो बेहतर है कि इसको आखिर पे रखा जाए। आ, आ, ठीक है, असल में इसने जो किया है ना हॉब्सन ने, वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को बाद में रखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशंस के, तो मैं इसको फॉलो कर रहा था। यानी बड़े बड़े टॉपिक इसने ना एंड पे रखे हुए हैं जो बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, जैसे टेंसर्स है, ग्रुप थ्योरी है, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैट है। तो ये बहुत ही यानी स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, ज्यादा जनरल नहीं है। तो हॉब्सन ने ये किया है कि इनको आखिर पे रखा हुआ है। तो अम, आप किस सेंस में कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पहले होना चाहिए? वो हमें असल में मंसूर साहब ने पहले करवाया था ना डिफरेंशियल इक्वेशंस करवाने से, मतलब अभी डिफरेंशियल हमारा अभी शुरू होना है, मतलब हमारा अभी MMP1 हमारी भी MMP2 अगले सेमेस्टर में आ रही है। मैं अब 6 सेमेस्टर में जा रहा हूँ ना, तो वो मुझे इसलिए ज्यादा नेचुरल लग रहा था क्योंकि मंसूर साहब इस तरह लेकर गए थे हमें। और मुझे खुद भी ज्यादा नेचुरल इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कॉम्प्लेक्स रिजीम में ले जाके और फिर सॉल्व करते हैं, वो ज्यादा आसान हो जाती हैं। हम्म, हाँ, तो ये है, बिल्कुल सही आपने कहा। मेरा जो ज़हन है वो ये है कि पहले ये तारुफ हो जाए कि ये होती क्या है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर जब इनका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि असल तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोल्यूशन के तौर पे सामने आएंगे ना। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशंस तारीखी एतबार से भी पहले आती हैं और लॉजिकल एतबार से भी, कि पहले आपको पता तो वो होती क्या है और क्या टाइप्स हैं उनकी, तो फिर हम उनके सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में ये था। हाँ, ये भी मुझे ठीक लग रहा है। वो इसीलिए मैं असल में कह रहा था क्योंकि बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस को ना हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में ले जाके और फिर सॉल्व करते हैं, वो ज्यादा आसान हो जाती है। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कर लेंगे कि जब हम ये तारुफ करवाएंगे पार्शियल डिफरेंशियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो उनके सॉल्यूशंस में हम फिर मेंशन करेंगे कि जी ये तरीके हैं जिनसे वो सॉल्व हो सकती हैं। एक सेंस में आपकी बात भी ठीक है कि अगर हमने फोरियर सीरीज पहले पढ़ ली है तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी पहले होना चाहिए, क्योंकि फोरियर सीरीज भी बेसिकली तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करती है ना, या पावर सीरीज, टेलर सीरीज, इन सब को आप इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो चलें, इसके ऊपर मैं बिलाल और फसी से भी मशवरा करता हूँ और फिर देखते हैं। लेकिन फिलहाल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पे हम जाएंगे, क्योंकि सीरीज तो हो गई है फोरियर, और ये सवाल भी था रिजवान का, तो मेरा ख्याल है ये बेहतरीन मौका है कि अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पे भी बात कर लें। तो नेक्स्ट वीक के लिए फिर ग्रुप में हम मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको टॉपिक शेयर कर देता हूँ। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हम करेंगे, और ये बनता है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बनता है, कौन सा चैप्टर है? हाँ बिल्कुल, ये हॉब्सन भी बिल्कुल इसके मुताबिक ही जा रहा है। ठीक है, फोरियर सीरीज के बिल्कुल बाद वाला चैप्टर है, चैप्टर 13, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो ठीक है जी, चैप्टर 13 जो है
बहुत ही छोटा सा होगा और कोई इसमें इतना लंबा काम नहीं है। सिर्फ ये कि जिस तरह आज हसन ने वो एक एग्जांपल सॉल्व करके आपको चीज बताई है ना, तो जो बाकी लोग हैं इंटरेस्टेड हैं वो भी जरा इस तरह से सॉल्व किया करें, कम से कम एक दो प्रॉब्लम्स हर टॉपिक के सॉल्व करके, फिर आपको समझ भी आएगी। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं ना मैथ को, तो तभी समझ, मैथ एक ऐसी चीज तो है नहीं कि जो जिसको आप कहानियां डाल के समझ लें, ये तो करने की चीज है। तो आप इसको सवालों को एक दो दफा कीजिए, तो और मिसाल दीजिए दिया करें, ठीक है ना, किताब से नहीं बल्कि खुद अगर कुछ आप कर लें तो ज्यादा बेहतर है, पेज के ऊपर कर लें या बोर्ड के ऊपर कर लें। तो आई थिंक ये इतना लंबा टॉपिक नहीं होगा, एंड वी विल, दो ही चीजें हैं इसके अंदर, फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो हम जल्दी से इसको कवर अप कर लेंगे, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स ordinary differential equations and partial differential equations. चलें ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।